हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट पीपीएससी एग्ज़ाम फेज़ 2 की तैयारी कर रहे हैं, होम साइंस सब्जेक्ट से, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको हम सभी महत्वपूर्ण टॉपिक का क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जो आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे। अगर स्टूडेंट आप मुझसे फ्री में सभी टॉपिक को पढ़ना चाहते हो, तो आपको सभी टॉपिक को मैं पढ़ाऊँगी। लेकिन मैं एक-एक दिन में एक-एक ब्रांच को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। चाहे मुझे 12 घंटा पढ़ाना क्यों ना ही पड़े, एक ही वीडियो में सब टॉपिक आपका कवर कर दूँगी। लेकिन स्टूडेंट, आपको इसके लिए एक काम करना होगा। अगर आप इच्छुक हैं सभी टॉपिक को फ्री में पढ़ने के लिए, तो आपको सिर्फ मेरा सपोर्ट करना होगा, मेरा साथ देना होगा। मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगी, बस साथ और आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। आप जो भी ग्रेडी, उनको तो पता होगा कि घर में कितने सारे काम होते हैं, घर को देखना, बच्चों को देखना, बहुत सारे काम होते हैं, पति को देखना। अगर कोई पढ़ाता है तो वो खुद भी पढ़ता है, पढ़ाता है। इसके अलावा वीडियो बनाओ, एडिटिंग करो, बहुत सारे काम होते हैं। तो इतने मेहनत के लिए आप मेरा सपोर्ट तो कर ही सकते हो। सिर्फ़ आपको करना क्या है, किसी वीडियो को शेयर करना है, किसी को मतलब मेरे किसी भी वीडियो को आपको शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। बस आपको कुछ भी करना नहीं है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थंबनेल से तो पता ही चल गया होगा कि कितने सारे टॉपिक को यहाँ पे हमें क्वेश्चन को देखना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है, किसी वक्त के संतुलित आहार में पोषक तत्व की मात्रा निर्भर करती है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि कोई भी व्यक्ति होता है तो उसके जो संतुलित आहार होता है, ठीक है, तो उसमें पोषक तत्व की जो मात्रा निर्भर करती है, किस प्रकार से करती है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं चार में से आपको चुनना है। चार में से सिर्फ आप एक ही चुन सकते हो, ठीक है। पहला ऑप्शन है केवल आयु पर, बी ऑप्शन है केवल लिंग पर, सी ऑप्शन है आयु एवं लिंग दोनों पर, डी ऑप्शन कह रहा है कि आयु, लिंग एवं शारीरिक आवश्यकता पर। तो सबसे पहले आप ये जानो कि कोई भी व्यक्ति होता है तो उसकी जो संतुलित आहार होती है ना, तो उसके जो पोषक तत्व निर्भर करता है, तो उसके आयु यानी कि उसके उम्र के हिसाब से होता है, उसके लिंग के अनुसार भी होता है, और उसके शारीरिक बनावट के अनुसार होता है, और वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है, मेंटल कार्य कर रहा है, फिजिकल कर रहा है, यानी कि व्यवसायिक क्षेत्र के अनुसार भी होना चाहिए। जलवायु के गर्म जलवायु में है, ठंडी जलवायु में है, ठीक है, इन सब के अनुसार ही क्या करना पड़ेगा, उसका पोषक तत्व की मात्रा को निर्भर होता है। जिससे आप जानते हो कि जो अधिक श्रम करता है उसको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा लेना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, एनर्जी ज्यादा होती है ना, तो जो शारीरिक काम करता है उसको कार्बोहाइड्रेट मिलने से उसकी एनर्जी की पूर्ति हो जाएगी। तो आपको यहाँ से पूछा गया था कि कौन सा यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सटीक बैठेगा, तो यहाँ पे केवल आयु लिखा है, केवल का जब प्रयोग किया तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, केवल तो नहीं होगा, तो आपका दो ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। अब यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में लिखा आयु, लिंग एवं दोनों पर, तो आप चौथा एक बार देख लीजिए, ऑप्शन लिखा है आयु, लिंग एवं शारीरिक आवश्यकता, यानी कि उसका शारीरिक आवश्यकता कैसा है, यानी कि उसकी शारीरिक बनावट, यानी कि वो मांग कैसा कर रहा है, क्या मेंटल कार्य कर रहा है, क्या फिजिकल कार्य कर रहा है, तो उसके अनुसार भी पोषक तत्व की मात्रा की जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो आंसर निकल के आता है वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन बन के आती है, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है बिल्कुल आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ, तो हमारा राइट आंसर बन जाता है डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन निकल के आया ए का डी ऑप्शन। अब यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, इसको हम थोड़ा जूम कर देते हैं, एक मिनट देखिए। हाँ, यहाँ पे दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन संतुलित आहार से होने वाला लाभ नहीं, यानी कि आप अगर संतुलित आहार ग्रहण करते हो तो अगर लाभ नहीं पहुंचाता है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन एक ऐसा ऑप्शन होगा जो आपके संतुलित आहार ग्रहण करने से लाभ नहीं होता। आप सभी जानते हो संतुलित आहार वो जिसमें जो पोषक तत्व की मात्रा होती है वो बराबर में हो, कोई भी न्यूट्रिशन हो तो उसकी मात्रा जो हो सही हो, आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार, जलवायु के अनुसार, उसकी शारीरिक बनावट के अनुसार, वो कैसा कार्य कर रहा है, व्यवसायिक कार्य कर रहा है, ठीक है, तो इन सभी के अनुसार संतुलित आहार लेना पड़ता है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं चार में से आपको चुनना पड़ेगा एक। पहला कहता है पोषक तत्व की पूर्ति, दूसरा कहता है बी रोगों से सुरक्षा, सी ऑप्शन कहता है स्मरण शक्ति में वृद्धि, डी ऑप्शन कहता है मोटापा में वृद्धि। तो आप संतुलित आहार क्यों ग्रहण करते हो, क्योंकि आपके जो पोषक तत्व, आपकी जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, वो पूरी हो जाए। आप जिस प्रकार से कार्य करते हो, मेंटल करते हो, फिजिकल करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपने संतुलित आहार ग्रहण करते हो। दूसरा है आप रोगों से सुरक्षा पाने के लिए करते हो ना, जैसे आपका विटामिन हो गया, आपका मिनरल हो गया, तो आप रोगों से सुरक्षा होने के लिए आप क्या करते हो, पोषक तत्व को ग्रहण करते हो। चौथे पर लिखा ऑप्शन में स्मरण शक्ति को में वृद्धि, आप अपने स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करते हो, संतुलित आहार को ग्रहण। लेकिन आप मोटापा होने के लिए तो कतई नहीं करते हो। हाँ, बहुत पतले दुबले हैं तो वो चाहते कि मैं थोड़ा मोटा हो जाऊं, लेकिन यहाँ पे जो मोटापा होगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाओगे।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि आप क्या चाहते हो कि आपका संतुलित आहार लेने से जो लाभ नहीं होगा वो मोटापा में वृद्धि आपका करेक्ट बन जाए। यानी कि दूसरा का हमने राइट आंसर चुना है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब मैं दूसरा से तीसरा क्वेश्चन पे चलती हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या संतुलित आहार में उपस्थित होना चाहिए, यानी कि जो संतुलित आहार होता है उसमें क्या उपस्थित होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है ए अत्यधिक मात्रा में वसा, बी ऑप्शन होता है अत्यधिक मात्रा में आपका विटामिन, सी ऑप्शन होता है अल्प मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। अभी आपने आगे क्वेश्चन को समझा होगा कि संतुलित आहार वो आहार होता है जिसमें सारे न्यूट्रिशन एक प्रॉपर मात्रा में हो, साफ सुथरे हो, सभी प्रकार से एकदम आपके आयु के लिंग के और शारीरिक बनावट के अकॉर्डिंग में हो। तो अब यहाँ से पूछा गया है कि उपस्थित होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए। आपने ऑप्शन तो चुनी, आपने ऑप्शन तो पढ़ लिया है, अब आपको ऑप्शन में से चुनना है कि आप राइट क्या चुनेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा, अत्यधिक मात्रा में वसा, यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में विटामिन, अल्प मात्रा में कार्बोहाइड्रेट। अब आपको बताना है कि इसमें से आप क्या बताओगे। फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। देखो अभी हम शुरू आपको बता दें इसकी परिभाषा की संतुलित आहार वो आहार होते हैं जिसमें जो सभी पोषक तत्व जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका फैट हो गया, आपकी वसा हो गई, खनिज लवण हो गया, फाइबर हो गया, जल हो गया, इन सबको जरूरत के लिए आपके शरीर के जरूरत के हिसाब से उचित मात्रा में होना जरूरी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें सारे न्यूट्रिशन को एक लाइन में लिखा हुआ। यहाँ पे सिर्फ एक ही वसा की बात की है, इस लाइन में सिर्फ विटामिन की बात की है, इस लाइन में आपको कार्बोहाइड्रेट की बात की है। तो अगर एक लाइन में इन सभी को लिखा होता तो आप ऑप्शन चुन लेते, लेकिन यहाँ पे कोई लिखा ही नहीं तो आप इसे चुन नहीं सकते हो। तो आप क्या करोगे, आप डी ऑप्शन चुन लोगे, इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपको सभी चुनना था, लेकिन ऑप्शन अगर सभी लिखा होता उपयुक्त में से सभी तो आप उस पर टिक लगा देते, लेकिन इसमें तो अलग अलग लिखा हुआ है। यहाँ पे अलग लिखा है, यहाँ पे अलग लिखा है, वसा तो अलग लिखा है ना, तो विटामिन भी अलग लिखा है, आपका कार्बोहाइड्रेट भी अलग लिखा है। ठीक है, तो आपको इसलिए आपको ऑप्शन चुनना पड़ेगा डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमें सबकी जरूरत पड़ती है। हमें वसा की, हमें प्रोटीन की, हमें विटामिन की, हमें जल की, हमें खनिज लवण सबकी जरूरत पड़ती है। अब चलिए हमें 4th नंबर का क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि भोजन से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग हमें प्रोटीन से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि जो भी आपने भोजन ग्रहण किया है उसमें से जो कुल ऊर्जा होती है कितना प्रतिशत आप प्रोटीन से प्राप्त करते हो। कार्बोहाइड्रेट को छोड़ दो, फैट को छोड़ दो, प्रोटीन की यहाँ पे बात की जा रही है। चलिए आप यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखा है 4। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 40 से 50%, बी ऑप्शन कह रहा है 10 से 15%, सी ऑप्शन कहता है 30 से 40%, डी ऑप्शन कहता है 60 से 70%। चलिए अब इसका आप ऑप्शन चुनोगे तो कौन वाला चुनोगे। चलिए अब इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो हम स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं, हम भोजन को ग्रहण करते हैं, हम सभी जानते हैं। तो भोजन प्राप्त करने के लिए होने वाली कुल ऊर्जा का जो प्रतिशत भाग हमारे प्रोटीन से हमें प्राप्त मिलता है वो कितना होता है, वो होता है 10 से 15% होता है। यानी कि हमारा 4th का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 10 से 15% होता है। अगर आपसे पूछा जाता है यहीं पे क्वेश्चन कि आपके थाली में, आपकी इंडिया की थाली में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, तब आप बताते हो 60 से 70% बताते। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कुछ और ही पूछा गया है कि आपके भोजन में जो प्रोटीन की जो ऊर्जा मिलती है वो कितनी मिलती है, तो आपको बताना पड़ेगा 10 से 15 मिलती है। तो हमारा चौथा का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। मैं अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन पढ़ती हूँ। अब यहाँ पे देखिए लिखा हमारे भोजन से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग हमें वसा से प्राप्त। अभी आपने देखा प्रोटीन से पूछा गया, अब यहाँ पे आपसे वसा के बारे में फैट से पूछा गया है। तो फैट का जानते हो ना, फैट से कितना कैलोरी मिलता है, तो 9.2 कैलोरी मिलता है। अगर प्रोटीन की बात करें तो आपको मिलता है 4.2 मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कितना मिलता है, 4.2 कैलोरी मिलता है। ठीक है, लेकिन हमने वसा के कितना बताया है, 9.2 बताया है। अब यहाँ पे बताना है आपको कितना मिलता है, आपको भोजन से वसा की ऊर्जा की कितनी मात्रा मिलती है। फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपके पास यहाँ दिए गए हैं 4, मैं पढ़ के बताती हूँ। 50 से 60%, बी ऑप्शन है 10 से 15%, सी ऑप्शन होता है 20 से 30%, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। तो अभी आगे आपने देखा कि प्रोटीन की अगर पूछा जाए तो आप कितना बताओगे, 10 से 15 बताओगे। अब चलो ये तो आपका निकल ही गया 10 से 15, उसके बाद इनमें से तो कोई ही नहीं। अब चलो दोनों में से आप बताओ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से आप बता दीजिए कि 5वां का राइट आंसर क्या होगा। तो जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 20 से 30% होगा। यानी कि हमें जो ऑप्शन निकल के आया है वो निकल के आया है, हमें हमारे भोजन में प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का जो प्रतिशत होता है वसा का, वो होता है 20 से 30 होता है। अगर प्रोटीन का पूछा जाता तो आप बताते 10 से 15 होता है। तो हमारा 5वां का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6वां क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है संतुलित आहार से प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट से, यानी कि जो संतुलित आहार होता है उसमें जो कुल ऊर्जा होती है कार्बोहाइड्रेट का कितना प्रतिशत होता है। आपके पास ऑप्शन है 20 से 30%, बी ऑप्शन है 30 से 40%, और सी ऑप्शन है 50 से 60%, और डी ऑप्शन है 10 से 15%। आप फटाफट से इसका राइट आंसर बता दें। अभी आपने देखा होगा कि आपका 2 ऑप्शन तो वैसे
से निकल जाता है। अगर वसा की बात करें तो 20 से 30 हो जाता है। प्रोटीन की बात करें तो 10 से 15 हो जाता है। अब यहाँ दोनों में से आपको चुनना है, आपको सी में से चुनना है, आपको बी में से चुनना है। अब छठवां का जब आप चुनोगे तो क्या चुनोगे, आप चुनोगे 50 से 60% चुनोगे, ठीक है। यानी कि आपका प्रोटीन की बात करें तो 10 से 15, वसा की बात करें तो 20 से 30 और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 50 से 60% होता है। चलो 3 चीजें तो यहाँ पे क्लियर हो गई है, ठीक है। छठवां का हमारा ऑप्शन निकल के आता है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए 7वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वृहत पोषक तत्व नहीं, यानी कि आपसे पूछा गया कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसे आपको ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है नहीं, यानी कि कौन सा ऐसा नहीं है वृहत पोषक तत्व। तो आपको सबसे पहला ये जानना जरूरी होगा कि कौन से, यानी कि वृहत पोषक तत्व कहते किसे हैं। तो जिन भी पोषक तत्व में हमारे शरीर में मांग ज्यादा होती है, अधिक मात्रा में जरूरत होती है, उसे ही कहते हैं वृहत पोषक तत्व। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, आपका प्रोटीन हो गया, वेस्ट हो गया, ये सब कैसे होते हैं, ये होते हैं वृहत पोषक तत्व होते हैं। और सूक्ष्म वो पोषक तत्व होते हैं जिनको आपके शरीर में मात्रा कम लेने की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम, ये आपके सूक्ष्म में आते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है वृहत पोषक तत्व नहीं है। तो पहले आपको जानना पड़ेगा कौन है। तो है कौन है, कार्बोहाइड्रेट तो है ही है, वसा तो है ही है, प्रोटीन है। और नहीं की पूछा गया है तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे विटामिन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि 7वां का हमारा डी ऑप्शन करेक्ट बन जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे 8वां नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे देखो वही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में पूछा गया। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है नहीं। तो पहले आपको ये जरूरी हो जाता है कि सूक्ष्म पोषक तत्व होते कौन हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्व वो पोषक तत्व होते हैं जिनको आपके शरीर में मांग ज्यादा होती है, मात्रा कम होती लेनी चाहिए। वृहत होते हैं उनकी मांग ज्यादा होती है। तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि छोटे अमाउंट में जरूरत होती है। तो आपके पास ऑप्शन ये है, विटामिन बी ऑप्शन होता है, आयोडीन सी ऑप्शन होता है, वसा डी ऑप्शन होता है, कैल्शियम। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है सूक्ष्म ना, तो आप कौन बताओगे, विटामिन तो होता है, आयोडीन तो होता है, कैल्शियम तो होता है। आयोडीन कैल्शियम आपके खनिज लवण में काउंटिंग हो जाएंगे, विटामिन तो अकेला बेचारा है ही नहीं इसमें। और यहाँ पे जो नहीं है वो कौन सा है, वो है वसा, यानी कि वसा क्या होता है, वृहत पोषक तत्व होता है, यानी कि आपके शरीर में उसकी मात्रा ज्यादा लेने की जरूरत होती है। तो आपका 8वां का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो सी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें आशा कि आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछती हूँ आपसे कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने भोजन को कितने आधारीय खाद्य समूह में विभाजित किया है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ICMR को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। इन्होंने क्या किया है, भोजन को जो आधारीय खाद्य समूह में विभाजित किया है, कितने में किया। तो आपके पास ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। कितने में बांटा है आपको बताना है। तो कितने में बांटा है, वो बांटा है 5 में। अगर आपसे पूछा जाए कि ICMR ने जो 5 भागों में खाद्य समूह को बांटा है, तो उनमें से पहला कौन होता है। तो आप बताओगे जैसे अनाज हो गए, ठीक है, अनाज वाले चीजें हो गए। दूसरे नंबर पे आपके होते हैं दालें हो गया, फलियां हो गए। तीसरे नंबर पे होता है जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, इनसे जो बने चीजें होते हैं, ठीक है। और अगला होता है आपका पहला दूसरा बताया हमने अनाज बताया, दूसरा हमने बताया दालें, तीसरा हमने बताया दूध से बनी चीजें होती हैं, मांस वाली हो गई, और हमने चौथा आपको बताया फल हो गए और सब्जियां, और हमने 5वां जो होता है जैसे वसा हो गई, शक्कर हो गए, ये सब कितनी काउंटिंग होते हैं 5वें वाले में। तो ICMR के कितने भागों में विभाजित किया खाद्य समूह को, 5 भागों में। 5 भागों में हमने यहाँ पे नाम लिया। अगर आप कहीं पे लिखना चाहते हो तो आप जरूर लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख के आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पे मेरा मोबाइल थोड़ा गड़बड़ है, वो सही से लिख नहीं जा रहा है, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। मैं फिर से बोल देती हूँ कि ICMR ने जो खाद्य समूहों को बांटा है 5 भागों में, पहला होता है अनाज जो उनके उत्पादक होते हैं, दूसरा होता है दालें हो गई, फलियां हो गई, तीसरे नंबर पे होता है दूध हो गई, मांस हो गई, उनसे जो बने निर्मित वस्तुएं होती वो होते हैं, पदार्थ होते हैं। चौथे नंबर पे होता है फल हो गई, सब्जियां हो गई। 5वें नंबर पे कहें तो वसा और शक्कर वाली चीजें होती हैं। तो 9th का आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अनाज में पाया जाने वाला मुख्य पोषक तत्व क्या है। ठीक है, यानी कि जो अनाज होता है, अनाज में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पोषक तत्व होता है वो कौन सा होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, आपके पास प्रोटीन है, बी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन वसा है, डी ऑप्शन विटामिन है। तो आपको बताना पड़ेगा। तो जो अनाज
होते हैं या फिर मोटे जैसे अनाज हो गए, जैसे आपका चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, रागी हो गया, ज्वार हो गया, इन सब में जो पोषक तत्व की मात्रा होती है तो किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है ज़्यादा। ठीक है, अगर दालों की बात करें तो आपका प्रोटीन आ जाए, लेकिन यहाँ पे अनाज की बात की है ना, तो ज़्यादातर जो अनाज होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट की बात करें। प्रोटीन में तो जो दालें होती हैं उसमें सिर्फ ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पे पूरे अनाज की बात की गई है, ना कि नाम लिया गया है। अनाज की बात की है तो आप बताओगे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। चलते वसा की मात्रा तो होगा नहीं, विटामिन की मात्रा तो होगा नहीं, वसा जो फैट वाला चीज़ यानी कि तेलीय चीज़ें होती हैं उसमें पाया जाता है। चलते हैं 10वां का हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। हमारा 10वां का कार्बोहाइड्रेट सही हुआ था। अब यहाँ पे मैं 11वां क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, दालों में कौन सा मुख्य पोषक तत्व पाया जाता है। अभी आपने देखा अनाजों से क्वेश्चन पूछा था तब आपने कार्बोहाइड्रेट चुना। अब यहाँ पे खास करके नाम ले लिया गया है अनाज का नाम यानी कि दालें। अब आपको बताना पड़ेगा देख दाल में जो पोषक तत्व पाया जाता है वो किसका पाया जाता है। चलिए यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन पहले पढ़ना पड़ेगा तभी आप समझ पाओगे। ए है वसा, बी है प्रोटीन, सी है कार्बोहाइड्रेट, डी है खनिज लवण। तो अभी आगे आपने देखा ना कि हमने नाम लिया था अनाजों के बाद तो आपने कार्बोहाइड्रेट चुना था क्योंकि उसमें गेहूं भी आ जाता है, चावल आ जाता है, ठीक है, ज्वार हो गया, बाजरा, तो इनमें तो कार्बोहाइड्रेट की। लेकिन यहाँ पे दाल का नाम ले लिया गया है ना, तो दाल ये भी नाम नहीं लिया कि कौन सी दाल, लेकिन मुख्य करके जो दाल होते हैं, अरहर का दाल हो गया, इन सब दालों में जो मात्रा पाई जाती है प्रोटीन की भरपूर मात्रा में पाई जाती है। कोई भी दाल होगा लेकिन वो भी 3 प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन से 3 प्रोटीन होते हैं जो आपके दाल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जो आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं या फिर अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन से आपके नहीं पाए जाते हैं। लेकिन 3 ऐसे होते हैं, आपको बताना है। चलो हमने 3 भी बता दी है आपको। चलिए 11वां का हमारा राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जरा क्या कह रहा है आपसे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो चीनी एवं गुड़ में पाए जाने वाला मुख्य पोषक तत्व है क्या है। यानी चीनी मतलब जानते हो, पहले आप ऑप्शन पढ़ लिए तब हम आपको बताते हैं। ये ऑप्शन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट, बी ऑप्शन कह रहा है वसा, सी ऑप्शन कह रहा है प्रोटीन, डी ऑप्शन कह रहा है विटामिन। तो चीनी मतलब मीठा चीज, गुड़ मतलब मीठा चीज, तो जिसमें मीठी चीजें पाई जाएगी वो पोषक तत्व कौन होगा, वो होगा कार्बोहाइड्रेट। इसकी पहचान यही होती है, जिसमें मीठी चीजें होगी उसमें कार्बोहाइड्रेट। देखो जो डायबिटीज वाली बीमारी होते हैं वो मीठी चीज कम ग्रहण करते हैं, या फिर करते भी हैं तो पॉलीसेकेराइड वाला करते हैं। ठीक है, तो चीनी और गुड़ किसमें पाया जाता है, वो आपके कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा पाया जाता है। यानी कि हमारा 12वां का जो ऑप्शन होगा वो कम से कम होगा आपका ए ऑप्शन। यानी कि अगर पूछा जाए कि प्रतिशत के हिसाब से कितना होगा तो कम से कम 100% तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कोई भी खाद्य पदार्थ हो तो उसमें सिर्फ एक ही पोषक तत्व पाया जाता है, कुछ अलग भी न्यूट्रिशन काउंटिंग होते हैं। लेकिन जो चीनी गुड़ होते हैं उसमें 100% आपके कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो हमारा 12वां का जो ऑप्शन निकल के आएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आपने 12वां का चुन लिया है, अब 13वां का देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 13वां नंबर का क्वेश्चन कि फूड गाइड पिरामिड क्या प्रदर्शित करता है। यानी कि फूड गाइड पिरामिड, आपने पिरामिड का इस तरह होता है, आपके त्रिभुज के अनुसार होता है। जिस भोजन की जरूरत ज़्यादा होती है वो नीचे होते हैं, जिस भोजन की यानी कि जिस खाद्य पदार्थ की जरूरत कम होती है वो आपके ऊपरी वाले हिस्से में होते हैं। यानी वृहद पोषक तत्व नीचे होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व आपके ऊपर होते हैं। तो आपने फूड पिरामिड अगर देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, तभी यहाँ पे क्वेश्चन हल पाओगे। चलिए आप यहाँ पे ऑप्शन पढ़ लिया जाता है कि ऑप्शन कह क्या रहा है। आपको एक ही ऑप्शन चुनना पड़ेगा, घर में उपलब्ध कुल भोजन, बी कह रहा है कि प्रतिदिन खाए जाने वाला अलग अलग खाद्य पदार्थ मात्रा, सी ऑप्शन कहता है कच्चा भोजन, डी ऑप्शन कहता है रसोई में उपलब्ध भोजन। तो घर में यानी कि आपको एक चुनना पड़ेगा और आपके फूड गाइड में वो चीज़ें दिखती हों। तो घर में उपलब्ध कुल भोजन ये नहीं दिखती है, कच्चा भोजन आपका सिर्फ नहीं दिखता है, उसके अलावा भी बहुत चीज़ें होती हैं। रसोई में उपलब्ध सभी भोजन ये भी आपका नहीं, लेकिन जो आप रोज़ खाते हो न्यूट्रिशन, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, मिनरल होगा, विटामिन होगा, जल होगा, ये जितने सारे पोषक तत्व होते हैं आपको अलग अलग खाद्य पदार्थ की मात्रा वहाँ पे दिखाई जाती है आपके फूड पिरामिड में। वृहद पोषक तत्व नीचे होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व ऊपर होते हैं। तो हमारा डी का ऑप्शन जो निकल के आता है बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन
चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 1 ग्राम वसा में वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग कितना ऊर्जा की मुक्ति होती है। यानी कि आपने अगर 1 ग्राम वसा खाया है तो वो ऑक्सीकरण हो उसका जल अपघटन हुआ है तो आपको वो कितना ऊर्जा देगा। आपके पास ऑप्शन ये है 4 किलो, बी ऑप्शन है 7 किलो, सी ऑप्शन है 12 किलो, डी ऑप्शन है 9 किलो। तो आप सभी जानते हो कि आपके फैट में कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो आपको मिलती है 9 किलो कैलोरी मिलती है। यानी कि हमारा 14वां का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 9 किलो कैलोरी। अगर आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट के बारे में या प्रोटीन के बारे में तो आप कितना बताते? आप बताते 4 बताते। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन आपसे पूछा ये जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके 1 ग्राम मात्रा के ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न होती है या प्राप्त होती है। यानी कि आपने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, 4 ऑप्शन में कौन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें ऊर्जा की जो मात्रा होती है 1 ग्राम में कितना ज्यादा मिलती है। आपके पास वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है। आप जानते हो कि वसा की बात करें तो 9 होता है, प्रोटीन की बात करें तो 4 होता है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 4.2, ये भी 4.2, ये वसा भी 9.2 होता है, प्रोटीन भी 9.2 होता है और कार्बोहाइड्रेट भी 4.2 होता है। तो अब आपको कितना चुनना पड़ेगा? आपको वसा वाला चुनना पड़ेगा क्योंकि आपके वसा में 9.2 किलो कैलोरी मिलती है। ठीक है, तो आपका वसा वाला ऑप्शन सही हो जाता है। यानी कि 15वां का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी वाला ऑप्शन, क्योंकि हमें 9.2 किलो कैलोरी यहाँ पे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हमारा 15वां का सी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। अब मैं चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया है आपसे 16वां नंबर का क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ में उपस्थित ऊर्जा के मापन हेतु किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये आप पढ़ते हो मेटाबॉलिज्म वाला जो पार्ट पढ़ते हो तब आपने यहाँ पे जो शब्द यहाँ पे आएगा वो आपने पढ़ा होगा मेटाबॉलिज्म चयापचय वाले दर में। ठीक है, खाद्य पदार्थ जो भी आपने न्यूट्रिशन खाया है तो उसको ऊर्जा का जो मापन किया जाता है तो वो किस यंत्र से किया जाता है। आपके पास ऑप्शन ये है आमीटर, बी ऑप्शन होता है LCR मीटर, सी ऑप्शन होता है बाम कैलोरी मीटर, डी ऑप्शन होता है मल्टीमीटर होता है। तो अगर आपको ऊर्जा की माप करना है कोई भी खाद्य पदार्थ को तो उसके लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो हो जाता है बाम कैलोरीमेट्री होता है। ठीक है, यानी या फिर बाम कैलोरीमेट्री का है या फिर दूसरा अगर होता है कि बेंडिक ऑक्सी कैलोरीमेट्री, तब भी यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाता है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन वाला है बाम कैलोरीमेट्री, तो ये वाला ऑप्शन सरहवा का सी ऑप्शन करेक्ट मान जाता है क्योंकि इससे ही आपकी ऊर्जा का माप किया जाता है कोई भी खाद्य पदार्थ आपने ग्रहण किया है तो। यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है 17वां का, 1 ग्राम अल्कोहल से कितना ऊर्जा प्राप्ति होती है। यानी कि 1 ग्राम अल्कोहल से आपको कितना मिलती है तो आपको बताना। हाँ, ए ऑप्शन है 10 किलो, बी ऑप्शन होता है 7 किलो, सी ऑप्शन होता है 9 किलो और डी ऑप्शन होता है 4 किलो कैलोरी। आप जानते हो कि 9 की बात करें तो वसा के नाम आता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 4 की तो आप कार्बोहाइड्रेट भी बता सकते, प्रोटीन भी बता सकते, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन निकल के आता है अल्कोहल वाला का, तो अल्कोहल कितना देता है? आपका देता है 7 किलो कैलोरी देता है। यानी कि हमारा 17वां का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 7 वाला, यानी कि 7 किलो। लेकिन ये क्या होता है आपके सेवन अगर यानी कि आप ग्रहण करते हो तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, इसलिए हम इसे ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये हमें ऊर्जा देता है एक सीमित मात्रा में, यानी कि हमें 7 किलो कैलोरी देता है। तो हमारा 7वां का हमें 1 कैलोरी वाला ग्राम, अगर 1 ग्राम है तो उसमें अल्कोहल की मात्रा होती है 7 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है तो इसलिए हम उसको ग्रहण नहीं करते हैं, बस कुछ लोग करते हैं अपने शौक के लिए करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा है 18वां क्वेश्चन, जल की 1 ग्राम मात्रा से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा गया था ऊर्जा के बारे में तो आपने बताया, वसा में बताया, फिर उसके बाद में प्रोटीन से पूछा तो भी आपने बताया, आपने अल्कोहल के बारे में पूछा गया तब भी आपने बताया, कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जल में 1 ग्राम मात्रा में कितना आपको ऊर्जा प्राप्ति होती है। चलिए अगर आपको पता होगा तभी आप बता पाओगे। ए ऑप्शन कहता है 15 मिलती है, या फिर बी ऑप्शन कहता है 3 किलो कैलोरी मिलती है, सी ऑप्शन कहता है 0 किलो कैलोरी मिलती है, डी ऑप्शन कहता है 9 किलो कैलोरी मिलता है। चलिए फटाफट से आप इसका बताइए कि क्या होता है। देखो आप जानते हो कि वसा से कितना मिलता है, 9 मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से कितना मिलता है, 4.2 मिलता है, वसा प्रोटीन की बात करें 4.2 मिलता है, अल्कोहल की बात करें तो आपका 7 किलो कैलोरी में। लेकिन जब यहाँ पे जल की बात करें तो वो आपको एनर्जी नहीं देता है, वो क्या करता है, वो 0 कैलोरी देता है। यानी कि जल की बात करें, विटामिन की बात करें, ये हमें कोई ऊर्जा प्राप्ति नहीं करते हैं, यानी कि ये ऊर्जा में काउंटिंग होते ही नहीं है। ये सिर्फ आप क्या करते हैं, चयापचय के लिए, आपकी बाहरी संक्रमण के लिए ये आपको क्या करते हैं, एक सिक्योर करते हैं, आपको रक्षा करते हैं। तो 18वां का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होता है, ये आपको ऊर्जा एनर्जी नहीं देते। जल के अलावा अगर आप यहाँ पे लिखा होता विटामिन होता, खनिज लेवल होता, तब भी आपका होता 0 कैलोरी हो जाता है। यानी कि 18वां का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है
देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है 19 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे अधिक होनी चाहिए, यानी कि कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन होना चाहिए कि हमारे भोजन में उसकी मात्रा अधिक होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन ये है फल एवं सब्जियाँ, बी ऑप्शन होता है दूध मांस, सी ऑप्शन होता है दाल, डी ऑप्शन होता है अनाज एवं उनके उत्पाद होता है। अब आपको बताना है कि आपके थाली में आपके जो भोजन आपने ग्रहण किया है तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा न्यूट्रिशन होना चाहिए। चलिए बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप दूध मांस लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, दो मांस से आपको कुछ मात्रा में फैट होता है, दूध में भी फैट होता है। फल सब्जियां करोगे तो बाकी दालें छूट जाएगी। तो आप क्या करो, आप डी ऑप्शन चुन लो, क्योंकि इसमें सभी चीजें अनेक उत्पाद लिखा है ना, तो इसमें सभी काउंटिंग हो जाएंगे, क्योंकि इसमें नाम नहीं लिखा। अनाज तो आप लेते ही हो, और अनेक उत्पाद मतलब कि कोई भी न्यूट्रिशन की बात है। तो आपका 19 का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन कंप्लीट होती है फुल काउंटिंग हो जाता है। अगर आप फल सब्जियां चुनते तो आपका दूध मांस छूट जाता, दाल छूट जाता, अनाज छूट जाता। आप दूध चुनते तो आपका दाल छूट जाता, आपका अनाज छूट जाता। अगर आप डी ऑप्शन चुनते हो तो सभी काउंटिंग हो जाते हैं। तो हमारा 19 का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनाज एवं उनके उत्पाद होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर चलिए यहाँ पे आप 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से हमारे भोजन में किसकी मात्रा सबसे कम होनी चाहिए। यानी कि अभी आपने देखा, आपसे पूछा गया था कि आपके भोजन में मात्रा किसकी ज़्यादा होनी चाहिए, तब आपने चुना था अनाज एवं उनके उत्पाद चुना था। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भोजन की मात्रा कम करनी चाहिए, कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन होता है। पहले यहाँ पे ऑप्शन देखिए, दूध एवं मांस, बी ऑप्शन होता है दाल, सी ऑप्शन होता है वसा, डी ऑप्शन होता है फल एवं सब्जियाँ। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर दाल एवं आपका दूध एवं मांस है ये तो आपका सही हो जाएगा, दाल भी आपका है सही, भी डी और डी भी आपका। अब यहाँ पे जो वसा लिखा है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसकी मात्रा कम करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप वसा यानी कि फैट जब ज़्यादा ग्रहण करोगे तो वो फैट क्या करेगा, आपकी जो नसें होती हैं वहाँ पे जाकर के ब्लॉक कर देगा। ठीक है, आप जब ज़्यादा ग्रहण करोगे तो आप जैसे आप कोई काम नहीं कर रहे हो, कोई भी स्थिति आ गई, आपने ग्रहण किया तो वो धीरे धीरे आपकी नसों में जाकर के इकट्ठा हो जाएगा, आपका खून वहीं पे रुक जाएगा, और जितना भी आपने न्यूट्रिशन खाया हो तो वहीं पे इकट्ठा कर। अब भाई अब नाली बनाते हो, नाली पे जब अंदर आप ईंटा रख दोगे तो आपका नाली बंद होगा, तो न इधर का पानी उधर जाएगा, ना उधर का पानी इधर आएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उसी प्रकार से आपकी नसें भी तो होती हैं, आपका खून रुक जाएगा, क्योंकि वो जो फैट है वो एक ईंटे के काम करेगा, यानी कि इधर से ना उधर जाएगा, ना उधर से इधर। तो आपका ऑक्सीजन भी पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाएगा, आपका न्यूट्रिशन भी जो है पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाएगा। तो इससे बहुत सारी बीमारियों का सामना करने पड़ेगा। आपका डेथ भी हो सकता है, आपका मोटापा हो सकता है, आपका रक्तचाप हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ब्लड हाई हो जाएगा, सब कुछ यहाँ पे आपका सामना करने पड़ेगा। तो आपका जब राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि 20 का हमें सी ऑप्शन सही मिल जाता है। हमें वसा का जो प्रयोग करना चाहिए वो कम कर, भले ही आपको एनर्जी ज़्यादा मिलता है, 9.2 कैलोरी मिलता है, लेकिन ये आपके शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, यानी कि आपको बहुत सारी बीमारियों का सामना करवा सकते हैं। जैसे आपका एल्कोहल ही ले लीजिए, आपको 7 किलो कैलोरी देता है, लेकिन फिर भी हमारा ये ग्रहण हम इसको नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हैं। ठीक है, लेकिन देखो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा ये कम देता है, आपका प्रोटीन होगा ये भी कम देता है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। ठीक है, अब हमारा 20 से 21 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ज़्यादा शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के भोजन में किस पोषक तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए। यानी कि कोई अगर फिजिकल कार्य कर रहा है, जैसे मजदूरी करता है, मनरेगा करता है, तो उनको, जैसे सिलाई भी करते हैं तो वो अपने पैरों से सिलाई करते हैं ना, तो उनको जो शारीरिक कार्य करते हैं उनको भोजन में कौन से न्यूट्रिशन की जो मात्रा लेनी चाहिए, अधिक लेनी चाहिए। आपके पास ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन है प्रोटीन, डी ऑप्शन है विटामिन। तो आप सभी जानते हो कार्बोहाइड्रेट से जो आपको एनर्जी मिलता है सबसे ज़्यादा मिलता है, यानी कि एनर्जी मिलता भी है, एनर्जी वैसे तो आपको फैट से ज़्यादा मिलता है वसा से, लेकिन ये क्या करता है, आपको देरी में पचाता है। लेकिन देरी में जो पचाएगा तो आप शारीरिक काम श्रम करते हो, अभी करने जा रहे हो, आपका देर में पचाएगा तो क्या फायदा, आपको एनर्जी की तो अभी ज़रूरत है ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, जैसे आपने ग्लूकोज ग्रहण किया है तो ऐसे ही क्या करता है, आपको एनर्जी देने का काम कर देता है। तो आपको जो जल्दी ग्रहण करता है, यानी कि जो आपने ग्रहण किया है, जो जल्दी एनर्जी देता है, उसी को तो हम सबसे पहले करेंगे। ठीक है, जो जल्दी आप काम करता है उसी को तो हम चुनेंगे। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है, हम कोई भी रूप खाते हैं, मोनो खाते हैं, पोली खाते हैं, डाई खाते हैं, वो ग्लूकोज में टूटता है, ग्लूकोज में टूटते ही क्या करता है, एनर्जी देने लगता है। यानी कि सबसे पहले मुख से ही पाचन होता है, आपका कार्बोहाइड्रेट से होता है। तो हम किसको चुनेंगे, हम चुनेंगे बी वाले को, यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट को चुनेंगे। यानी कि शारीरिक श्रम करने वाले को जो ऊर्जा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट की करती होती है। ठीक है,
तो हमारा 21 का भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, फटाफट से क्वेश्चन को हल करते चलते हैं। बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए किस पोषक तत्व की ज़रूरत होती है? यानी कि कोई बच्चा छोटा होता है तो उसको जो पोषक तत्व की ज़रूरत होती है किसकी? देखो इसको यहाँ पे अभी देखा आपने शारीरिक श्रम करने वाले को, तो वहाँ पे आपने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट को चुना था। क्यों चुना था? क्योंकि उसको एनर्जी की ज़रूरत है, उसका जितना सारा डेवलपमेंट है सब कुछ हो गया है। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हुई, वहाँ पे श्रम यानी कि काम करने की बात हुई, और यहाँ पे विकास की बात की यानी कि शरीर बढ़ने की बात हो रही है। तब आप क्या चुनोगे? आप चुनोगे क्या विटामिन, क्या आप चुनोगे वसा, क्या आप चुनोगे कार्बोहाइड्रेट, क्या आप चुनोगे प्रोटीन? तो आप कार्बोहाइड्रेट नहीं चुन सकते, क्योंकि यहाँ पे शारीरिक श्रम की बात नहीं की है, यहाँ पे वृद्धि यानी कि विकास की बात की गई है। जैसे कि आप छोटा बच्चा होता है उसको पेन पकड़ाते हो तो सही से नहीं पकड़ पाता, क्योंकि उसकी जो सूक्ष्म पेशियाँ होती हैं सही से विकसित नहीं होती है ना, यानी कि उसका शारीरिक विकास जो होता है उसका विकास नहीं हो पाया है, इसलिए वो पेन को नहीं पकड़ पाता। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है वो पेन को सही पकड़ लेता है। क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि उसका जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो विकास कर रहा होता है, उसमें उसकी जो सूक्ष्म पेशियाँ होती हैं वो भी आपका डेवलपमेंट हो जाती हैं। तो इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है? इसके लिए ज़रूरत होती है प्रोटीन की। ठीक है, इसके लिए ज़रूरत किसकी पड़ती है? प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन क्या करता है? आपको वृद्धि के साथ साथ आपकी जो ऊतकों होती हैं उनकी मरम्मत करता है। ठीक है, कोशिकाओं की टूट-फूट की मरम्मत करता है। तो कोई भी डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए ज़रूरत किसकी पड़ती है? तो ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की। यानी कि जो बच्चे छोटे होते हैं उनको प्रोटीन की मांग ज़्यादा होती है। तो हमें ऑप्शन क्या चुनना पड़ेगा? हमें 22 का हमें चुनना पड़ेगा प्रोटीन वाला ऑप्शन, यानी कि हमारा राइट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, पूछ रहा है कि प्रायः बालकों या विवाहित महिलाओं को किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? यानी कि जो बालिकाएं होती हैं या फिर विवाहित महिलाएं होती हैं उनको कौन सी पोषक तत्व की मात्रा कमी हो जाती है? अब यहाँ पे देखिए लिखा आयोडीन की, बी ऑप्शन कहते हैं वसा की, सी ऑप्शन कहते हैं विटामिन की, डी ऑप्शन कहते हैं उनको लोह की। तो आप सभी जानते हो कि उनका जब पीरियड्स आता है, मासिक धर्म में आता है तो उनका बहुत सारा ब्लड निकल जाता है। उसके अलावा जब विवाहित होती हैं तो उनकी प्रेगनेंसी में बहुत सारा ब्लड निकल जाता है। ठीक, अनेक अनेक दिक्कतों से क्या हो जाता है? उनकी जो खून की कमी यानी कि एनीमिया की कमी से ग्रसित होने वाली महिलाएं बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। आयोडीन तो घेंघा वाला बात आता है, वसा वाली बात तो अलग होती हैं, विटामिन की बात तो यहाँ पे कही ही नहीं गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोषक तत्व की जो कमी होती है वो होती है एनीमिया से होने वाला जो यानी कि जो लोह होता है, जो लोह की कमी से क्या होता है? एनीमिया से ग्रसित होती है महिलाएं, तो आपका लोह से कमी आपको देखने को मिलता है। जो भी महिलाएं होती हैं बालिकाओं में, खास करके विवाहित महिलाएं होती हैं, उनका पीरियड्स में हो जाएगा, उनका अलग तरह से जैसे कि उनका कभी कभी मिसकैरेज हो जाता है और प्रेगनेंसी में हो जाता है, बहुत अनेक कारणों से क्या हो जाता है? यानी कि लोह तत्व की कमी देखने को मिलता है। हमारा 23 का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि आपका लोह यहाँ पे सही हो जाता है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। मेरा अगला क्वेश्चन है 23 से चलते इसको मिटा देते हैं। अब मेरा 23 क्वेश्चन से 24 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे कि एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में जल पीनी चाहिए? ठीक है, यानी कि जल पूछा गया है कि कोई व्यक्ति है तो उसको पानी जो पीना चाहिए कितना पीना चाहिए? आपके पास ऑप्शन दिया गया है, क्या आप एक गिलास पियोगे, या फिर ऑप्शन आपके पास है, एक मिनट, आपके पास बी ऑप्शन है 2 से 3 गिलास, सी ऑप्शन है 4 से 5 गिलास, डी ऑप्शन है 8 से 10 गिलास। तो कोई भी व्यक्ति है उसको पानी की ज़रूरत होती है, कम से कम होती है 70 भाग उसको जल से ही बना होता है। इनके यानी कि जो पूरा शरीर होता है कम से कम उसके भार का लगभग 70% क्या होता है? जल से ही बना होता है। जो भोजन को तोड़ने के लिए, भोजन को पचाने के लिए और गैसों का परिवहन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जल की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए? यानी कि गिलास के रूप में पूछा गया है, तो आप बताओगे 8 से 10 गिलास की ज़रूरत पड़ती है। कितना प्रतिशत जल आपका शरीर जल से बना होता है? तो 70% आपका जल से ही बना होता है। ठीक है, यानी भोजन को तोड़ने के लिए, भोजन को सही तरह से कार्य, अब भोजन भाई आपका टाइट रहेगा तो आप मल त्याग करोगे तभी दिक्कत होगा, आपका जो यूरिन नहीं सही से निकल पाएगा। ठीक है, आपका गैस परिवहन नहीं हो पाएगा, आपकी रासायनिक प्रक्रिया सही से नहीं हो पाएगी। तो इन सब को कार्य के लिए आपको जल की आवश्यकता होती है। जो आपका 24 का राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन, यानी कि 8 से 10 गिलास की जरूरत पड़ती है। कोई भी व्यक्ति हो प्रतिदिन उसकी आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे फाइबर युक्त आहार मुख्यतः सहायक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा गया जो जिसे रुचांश भी कहा जाता है, तो उसे जो मुख्यतः सहायता होती है किससे होती है? ऑप्शन ये आपके पास है पाचन से, पाचन में, बी ऑप्शन श्वसन में, सी ऑप्शन रक्त निर्माण में, डी ऑप्शन होता है रोगों से प्रतीक्षा में। तो आप जानते हो ना कि एक जो व्यक्ति होता है, स्वस्थ व्यक्ति होता है, प्रतिदिन कितना ग्रहण करना चाहिए फाइबर की? तो उसे करना चाहिए 25 से 30 ग्राम की फाइबर की आवश्यकता पड़ती है। ये आप कहीं से लिखना चाहते हो तो आप लिख लेना कि कोई व्यक्ति है, वयस्क व्यक्ति है, तो उसे फाइबर की जो जरूरत पड़ती है 25 से लेकर के 30 ग्राम फाइबर की ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि सहायता होता है, यानी कि कहाँ पे जाकर के उसका आहार जो होता है सहायता होता है। इसको हम मिटा देते हैं तो क्या होता है? पाचन में होता है। यानी कि जो हो, अगर पूछा जाए कि स्रोत की बात करें कि आपके जो फाइबर होती है कौन से, तो अनाज हो गए, आपके ताजे फल हो गए, ठीक है, और दालें हो गई, इनसे आपको फाइबर की भरपूर मात्रा
मात्रा में आपका स्रोत मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया था कि आपका फाइबर युक्त आहार मुख्यतः सहायक होता है, तो पचाने में सहायता होता है, रूक्षांश जिसे कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 3-4 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रतिदिन कितना आपको ग्राम ग्रहण करना चाहिए, तो आपको 20 से 25 ग्राम ग्रहण करना चाहिए। चलते हैं यहाँ पे 26 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, अपने शरीर के वजन बढ़ने के भय से भोजन न करने वाली बीमारी को कहलाती है। ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका टीजीटी पीजीटी हो, चाहे नेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा। पूछा गया है कि कोई भी, आजकल की तो फैशन चल गया है कि लड़कियां क्या करती हैं, अपना वजन घटाने के लिए भोजन नहीं करती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, ये प्रकार की बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है बुलिमिया नर्वोसा, बी ऑप्शन होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, सी ऑप्शन होता है बिंज ईटिंग, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि इस बीमारी का नाम क्या होता है। तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। इसमें क्या करती हैं महिला, जो औरतें होती हैं, ठीक है, वो डरती हैं कि मेरा वजन ना बढ़ जाए, इसलिए क्या करती हैं, वो भोजन को कम ग्रहण करती हैं, जिससे कुपोषित भी हो जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो वैसे बनी रहती हैं, कुपोषित भी हो जाती हैं, तो इस बीमारी को कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। 26 का हमारा राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चलिए देखिए 26 से हमारा 27 क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए कह क्या रहा है, चलिए इसको हटा देते हैं। 27 क्वेश्चन देखिए लिखा है, एक व्यक्ति बार बार अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करता है और वो वजन बढ़ने से बचने के लिए उल्टी या वोमिटिंग करता है, वो किस प्रकार का बीमारी से ग्रसित है, विकार कहें या बीमारी से ग्रसित है। अभी आपने देखा कि वजन बढ़ने के भय से क्या करती हैं, वो खाना नहीं खाती हैं, तो उससे कहा जाता है। अब यहाँ पे है खाना तो खा लेती हैं, लेकिन वो खुद से उल्टी, यानी कि जैसे मोमोज खा ली, कुछ मतलब जंक फूड वाला, जैसे मोमोज खा ली, पिज्जा खा ली, बर्गर, लेकिन वो खा तो लेती हैं, लेकिन वो शरीर में लगे नहीं, इसलिए वो क्या करती हैं, किसी भी तरीके से उसको उल्टी कर देती हैं, पलटी कर देती हैं। तो उस विकार को, उस बीमारी को क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बुलिमिया नर्वोसा, क्या उसे कहा जाता है बिंज ईटिंग, क्या उसे कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्या उसे कहा जाता है इनमें से कोई नहीं कहा जाता। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 27 का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। चलिए फटाफट से आप इसे क्या बताओगे, तो आप बताओगे बुलिमिया नर्वोसा बताओगे। अगर आपसे पूछा जाए कि लड़कियां जो क्या करती हैं, भय से खाना नहीं खाती हैं कि हमारा शरीर ना बढ़ जाए, हमारा वजन ना बढ़ जाए, तो उसे क्या बताओगे, आप बताओगे एनोरेक्सिया नर्वोसा। लेकिन अगर वो खाना खा लेती है लेकिन फिर उल्टी कर देती हैं, तो उसे कहा जाएगा बुलिमिया नर्वोसा कहा जाएगा। इसमें वजन जो हो जाता है, बढ़ने के लिए, बचने के लिए क्या करती हैं, उल्टी कर देती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की जो दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कितनी होती है, ये आपसे पूछा गया। यानी कि कठोर जो परिश्रम करता है, वो भी पुरुष की बात करी है, वो भी दैनिक ऊर्जा की, यानी कि प्रतिदिन ऊर्जा की बात की है। आपके पास ऑप्शन 4 है और एक पहला ऑप्शन है 2000 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन होता है 2050 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन होता है 3600 किलो कैलोरी, डी ऑप्शन कहता है 7000 किलो कैलोरी। तो जो कठोर परिश्रम करने वाले जो पुरुष होती है, उनकी जो दैनिक ऊर्जा की जो आवश्यकता मांग होती है, कितनी होती है 3600 से लेकर के 4000 तक की होती है। अगर आपसे यहाँ पे ऑप्शन में 4000 भी होता तभी आप सही लगाते हैं। तो यहाँ पे 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि 3600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो कठोर परिश्रम करता है वो भी पुरुष की बात होती है, यानी कि 28 का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 28 से 29 क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक साधारण कार्य करने वाली महिला की दैनिक ऊर्जा की, यहाँ आपने अभी देखा कठोर परिश्रम करने वाली वो भी पुरुष की बात, अब यहाँ पे साधारण कार्य करने वाली वो भी महिला की बात पूछा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 1900 किलो कैलोरी, बी ऑप्शन होता है 2225 किलो कैलोरी, सी ऑप्शन होता है 2600 किलो कैलोरी, डी ऑप्शन होता है 3600 किलो कैलोरी। अब आप बताओगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 1900 किलो कैलोरी, यानी कि कोई साधारण कार्य करता वो भी महिला की बात, वो भी रोज प्रतिदिन की बात, तो उसको लेना चाहिए 1900 किलो कैलोरी लेनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे प्रेगनेंसी वाला होता तो दूसरा हो जाता, लेकिन अगर वहाँ पे पूछा गया था साधारण कार्य करने वाली, तो वहाँ पे 1900 बताना पड़ेगा आपका। अब यहाँ पे देखिए लिखा 30 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन अति पोषण से होने वाला रोग नहीं है। अति मतलब कि ज्यादा पोषण, अब मतलब कि कम पोषण, तो यहाँ पे जब ज्यादा पोषण करने वाला होने वाला रोग जो नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ये है मोटापा, बी ऑप्शन है उच्च रक्तचाप, ठीक है, सी ऑप्शन है हृदय रोग, डी ऑप्शन है स्कर्वी। अब आप किसका राइट आंसर क्या बताओगे। आप देखो अधिक भोजन ग्रहण कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, हाँ चलते फिर से बताते हैं। अगर आप ज्यादा ग्रहण करोगे तो आप मोटापा होगा, उच्च रक्तचाप होगा, आपका उच्च रक्त यानी कि फैट वाली की मात्रा ज्यादा करोगे ना, जब ज्यादा करोगे तो उच्च रक्तचाप होगा, ज्यादा करोगे तो मोटापा होगा यानी कार्बोहाइड्रेट खाया आपने, हृदय रोग होगा, वो सवाल करो। लेकिन जो स्कर्वी वाला रोग होता है उसे जो अल्पदंत यानी कि विटामिन सी की मात्रा कम करोगे तब आपका स्कर्वी,
तो कम क्या किया आपने, विटामिन सी कम किया, तब आप इसके भी हुआ। लेकिन आपने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाए तो प्रोटीन हुआ, आपने फैट ज़्यादा खाए तो हृदय रोग हुआ, आपने फैट ज़्यादा खाए तो रक्तचाप हुआ। तो ज़्यादा करोगे तो 3 में आएगा, कम करोगे तो स्कर्वी वाला आएगा। तो हमारे कम पूछा गया है, तो कम हमारा क्या होगा, हमारा होगा 30 वाला ऑप्शन का सी ऑप्शन, यानी कि हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन निकल के आता है वो आता है यहाँ पे। इसको हम पहले मिटा देते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं कि क्या इसका ऑप्शन निकल के आया। हमारा निकल के आया 30 का हमारा सी स्कर्वी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलिए ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 30 से 31 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सुपोषित व्यक्ति का लक्षण नहीं है, यानी कि कुपोषित होता है, एक सुपोषित होता है, लेकिन यहाँ पे लक्षण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे है नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है सही समय पर गहरी नींद, बी ऑप्शन होता है सही पाचन, सी ऑप्शन होता है मोटापा, डी ऑप्शन होता है सुसंगठित शरीर होता है। 31 को आपको बताना कि क्या होगा। तो सुपोषित व्यक्ति का लक्षण नहीं है, तो नहीं में क्या हो जाएगा, आपका मोटापा होगा। बाकी जो तीनों होते हैं वो क्या होते हैं, वो लक्षण होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे सही समय पर गहरी नींद, सही पाचन, सुसंगठित शरीर होगा आपका, लेकिन क्या मोटापा हो जाएगा, ये आपके लक्षण में नहीं काउंटिंग होता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन 31 से हमारा 32 क्वेश्चन आपसे देखिए। यहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि खनिज लवण हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत भाग निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी आपने खनिज लवण ग्रहण किया है वो आपके कुल भार के अकॉर्डिंग कितना प्रतिशत आपका शरीर का निर्माण करते हैं। चलिए आप इससे बताओगे तो आप किस प्रकार से बताओगे, चलिए बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। पहला वाला ए 15 से 20, बी ऑप्शन होता है 20 से 30%, सी ऑप्शन होता है 30 से 40, डी ऑप्शन होता है 4 से 5। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि 4 से 5 होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आपका फैट होता है, यानी कि फैट नहीं पूछा, प्रोटीन बताएं। अगर प्रोटीन बताएं कि आपने भोजन ग्रहण किया, उसका कुल ऊर्जा जो आपकी प्राप्ति होती है तो कितना होती है, क्या बताओगे आप, बताओगे 10 से 15 बताओगे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपने जो भी भोजन ग्रहण किया उसका कुल ऊर्जा जब ग्रहण करते हो तो उसमें जो वसा की मात्रा होती है कितना होती है, तो आप बताओगे 20 से 30 बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पे 32 का पूछा गया था खनिज लवण से संबंधित, तो आपके भार का जो निर्माण करता है आपके शरीर का वो करता है 4 से 5% करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 32 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गर्भवती स्त्री में प्रायः किन खनिज लवण की कमी हो जाती है। अभी आपने पीछे ही क्वेश्चन कर लिया है, लेकिन वो थोड़ा विवाहित और अविवाहित के बारे में पूछा था। ठीक है, आपने देखा हुआ ना। अब यहाँ पे गर्भवती महिलाओं के बारे में पूछा गया है। चलिए अब बताइए कि किसकी खनिज लवण की कमी हो जाती है। ठीक, आपके पास ऑप्शन है कैल्शियम एवं आयरन, बी ऑप्शन है सोडियम एवं आयोडीन, सी ऑप्शन है सोडियम एवं पोटेशियम, डी ऑप्शन होता है पोटेशियम एवं आयोडीन। चलिए अब इसका राइट आंसर क्या बताओगे। 33 का हमने यहाँ पे सवाल रखा, तो आप क्या बताओगे, जो कैल्शियम यानी कि आयरन की जो कमी होती है और कैल्शियम की जो कमी होती है वो कमी देखी जाती है जो गर्भवती स्त्री होती है। इसलिए तो वो क्या करती है, दवाई के रूप में कैल्शियम और आयरन की गोली खाती हैं। अगर वो न्यूट्रिशन के रूप में यानी कि अपने खाद्य पदार्थ में अपनी थाली में उसको नहीं शामिल कर पाती हैं तो वो दवाई के रूप में वो जरूर ग्रहण करती हैं। अगर नहीं करती हैं तो क्या होती है, उनके शरीर में खून की कमी, उनका बेबी जो होता है सही से उनका विकास नहीं हो पाता। तो गर्भवती महिला को इनकी जो कमी हो जाती है तो आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि बेबी का सब डेवलपमेंट उसके माँ के आहार से ही होता है। अब यहाँ पे 34 नंबर का क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स BMI ज्ञात करने के लिए किन तथ्यों की आवश्यकता होती है। आपके पास ऑप्शन है 4, उसके वजन की, बी ऑप्शन होता है उसके लंबाई की, सी ऑप्शन होता है वजन लंबाई दोनों, डी ऑप्शन होता है उसके आय की। अब यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स BMI को ज्ञात करने के लिए आवश्यकता को पूछा हुआ, आपको इसका राइट आंसर बताना। 34 का यहाँ पे है। चलिए बताइए इसका क्या होगा। देखो सबसे पहले आप ये जान लो कि जब BMI चेक किया जाता है तो क्या किया जाता है, पहले यहाँ पे लिखा जाता है बॉडी, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है वजन या फिर किग्रा और नीचे लिखा रहता है लंबाई मीटर में। यानी कि ये आपका सूत्र होता है, यानी कि आपका लिखा रहेगा बॉडी मास इंडेक्स बटा लिखा रहेगा वजन किग्रा ऊपर लिखा रहेगा यहाँ पे, और लंबाई मीटर जो होता है नीचे लिखा रहेगा। यहाँ पे आपके वहाँ क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये बात तो आपसे नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है कि तथ्यों की जो आवश्यकता होती है बॉडी मास की किसके होती है, किसके लिए आप करते हो। तो आपको चुनना पड़ेगा वजन और लंबाई के लिए क्या करते हो, बॉडी मास इंडेक्स का आप क्या करते हो, टूल का इस्तेमाल करते हो। यानी कि आपका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, 34 का सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अब वो हमारा सीरीज खत्म हो गया, यानी कि हमने संतुलित आहार से जो भी क्वेश्चन डाला था वो हमारा खत्म हो गया। अब आपको जो भी भोजन में जो भी न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे विटामिन हो गया, आपका मिनरल हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, जितने सारे न्यूट्रिशन होते हैं उनसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पे पूछा गया है, अभी तक आपने देखा अलग ब्रांच से क्वेश्चन था, अब यहाँ पे आपको अलग ब्रांच से क्वेश्चन, मतलब ब्रांच तो वही रहेंगे मिलता जुलता, लेकिन अध्याय आपका अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डॉट 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 में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है, यानी कि
किस खाद्य पदार्थ में, इस 4 ऑप्शन में विटामिन डी की जो मात्रा होती है ज़्यादा पाई जाती है? पहला ऑप्शन कहता है बिनोला कॉटन सीड का तेल, बी ऑप्शन कहता है जैतून का तेल, सी ऑप्शन कहता है कॉड लीवर मछली का तेल, डी ऑप्शन कहता है सूरजमुखी का तेल। तो विटामिन डी जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है कॉड लीवर कहें या फिर मछली का तेल में ज़्यादा पाया जाता है। वो भी क्या होता है, मछली का जो तेल होता है उसमें ओमेगा जो 3 होता है यानी कि फैट जो होता है वो पाया जाता है, जो क्या होता है बहुत सारी बीमारियों के लिए काम भी आता है, जैसे कि हृदय रोग हो गया, उच्च कोलेस्ट्रॉल हो गया, कमजोरी है, कैंसर से पीड़ित है, मधुमेह है, सूजन है, गठिया है, एड्स है, अल्जाइमर का रोग है, नेत्र का है, अल्सर है। तो इन सब का उपचार के लिए क्या किया जाता है, मछली तेल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मछली का तेल क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके स्वास्थ्य के लिए। तो हमारा पहला यानी कि पहला का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन होता है। वैसे आप तो जानते हैं कि विटामिन डी क्या होता है, सूर्य का अच्छा स्रोत माना जाता है, यानी कि सूर्य से उसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन अच्छा होता है, यानी कि उससे सूर्य से क्या होता है विटामिन डी की पूर्ति होती है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन पूछा था, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? रिकेट्स लिखा है, बी ऑप्शन है बेरी, सी ऑप्शन है स्कर्वी और डी ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो आप जानते हो कि रिकेट्स से क्या होता है, आपका विटामिन डी से संबंधित है, बेरी के कहें तो विटामिन बी से संबंधित है, स्कर्वी की बात करें तो क्या होता है विटामिन सी से संबंधित है, लेकिन अगर जिंजिवाइटिस होता है तब भी क्या होता है आपका विटामिन सी से संबंधित होता है। तो यहाँ पे क्या एक ही बीमारी लिखा है, तो आप क्या बताओगे, दूसरा का जो राइट आंसर होता है सी होता है। अगर नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें तो विटामिन ए से कमी से होने वाला ये बीमारी होता है। तो यहाँ पे विटामिन सी की बात की गई तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी कि हमारा दूसरा का सी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा विटामिन होती है जिनका आपने कम ग्रहण किया है तो क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमता है, वह खून बह जाता है। जैसे आप चोट लगते हो ना, तो चोट अब लग गया है, खून निकल रहा है, तो कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन आपने कम खा लिया है जिससे आपका खून बह रहा है, आपका खून रुक नहीं रहा है? आपके पास ऑप्शन है, क्या विटामिन ए की कमी है, बी ऑप्शन क्या विटामिन बी की कमी है, या फिर सी ऑप्शन क्या विटामिन के की कमी है, डी ऑप्शन क्या विटामिन सी की कमी है। अब आप बताओगे किसकी कमी होता है। तो अब याद रखे रहना कि जो विटामिन के होता है अगर उसकी कमी हो गई तो रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा। ठीक है, अगर रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा तो अगर आप चोट लग जाएगी आपको तो वो रक्त बह जाएगा। अब याद रखे रहना कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिरोक्विनोन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे विटामिन के बारे में थोड़ा आप और जान लो कि ये क्या होता है, रक्तस्राव विरोधी विटामिन होता है। ठीक है, जो आपके यकृत जहाँ पे होता है वहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, इसका अगर कमी हो गई तो रक्त का थक्का नहीं जम पाएगा। जैसे आपका टमाटर हो गया, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, इनमें क्या होता है विटामिन के की मात्रा पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा इसका अब यहाँ पे तीसरा का जो राइट आंसर निकल के आया विटामिन के निकल के आया। अब यहाँ पे मैं पूछती हूँ, अगर एक व्यक्ति रिकेट से पीड़ित है तो व्यक्ति में किसकी कमी है? ठीक है, चलिए बताइए, क्या विटामिन के से कमी है या फिर विटामिन डी की कमी है या फिर सी ऑप्शन विटामिन ए की कमी है या फिर डी ऑप्शन विटामिन बी की कमी है? तो अगर कोई भी व्यक्ति है उसे रिकेट्स हो गया है तो उसके शरीर में जो कमी हुई है, किसकी कमी है, उसे हुई है विटामिन डी की कमी हुई है, तभी क्या हो जाता है यहाँ पे रिकेट्स वाली बीमारी हो जाती है। लेकिन ये जाने रहे ना कि विटामिन डी होता है तो अगर कमी हो गई है तो बच्चों में क्या होता है रिकेट्स वाला बीमारी। ऐसा नहीं हो जाएगा कि प्रौढ़ावस्था में या वृद्धावस्था में रिकेट्स हो, उससे तो ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोमेलेसिया वाली बीमारी होती है। लेकिन बच्चों में क्या हो जाता है रिकेट्स हो जाता है, जिसमें क्या हो जाती है आपकी हड्डियां जो हो जाती हैं वो सूख जाती हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। हमारा चौथा का जो राइट आंसर निकल के आया, हमारा निकल के आया विटामिन डी निकल के आया। अब चौथा से मैं पांचवा क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। हमारा मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लीवर तेल किस विटामिन समूह से समृद्ध है? चलिए बताइए, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन बी है। अब बताइए, अभी आपने आगे ही क्वेश्चन कर लिया है, इस क्वेश्चन का आप जल्दी से जवाब दीजिए कि क्या होगा। तो अभी आगे आपने देखा ना कि विटामिन जो डी होता है उसमें कॉड लीवर जिसे कहे मछली का तेल क्या होता है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है ना कि किस में क्या होता है पाया जाता है, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे विटामिन डी बताओगे, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन ये भी याद रख लेना कि मछली से प्राप्त होने वाला जो कॉड लीवर होता है तेल, जो विटामिन डी होता है उसका स्रोत आपने डी बताया, लेकिन जो विटामिन डी होता है वो कैल्सीफ्रॉल, यानी कि इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफ्रॉल होता है, जो आपकी सूर्य की जो रोशनी होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उससे प्राप्त हो जाता है। यानी इसे आप क्या कह सकते हो, इसे आप कह सकते हो विटामिन डी को एंटी रिकेट्स विटामिन भी कह सकते हो। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है कि एंटी रिकेट्स विटामिन किसे कहते हैं, तो आप बताना विटामिन डी को कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है, आप बताओगे क्या विटामिन ए का है, विटामिन सी का, विटामिन डी का, क्या विटामिन बी का। तो आप क्या बताओगे, जो विटामिन केला जो होता है वो विटामिन बी जो होता है 6 वो भी कहें, विटामिन सी का B6 का क्या होता है अच्छा स्रोत माना जाता है। उसके अलावा विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत होता है, लेकिन जो विटामिन बी होता है 6 होता है उसमें कम से कम 33% का क्या होता है विटामिन B6 ही पाया जाता है। लेकिन विटामिन सी होता है एक मतलब थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। वैसे बहुत सारे विटामिन होते हैं जो केला में पाए जाते हैं, पोटेशियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है, लोहा भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन निकल के आता है विटामिन बी सही हो जाएगा, क्योंकि कितना पाया जाता है कम से कम 33% कितना पाया जाता है विटामिन बी ही पाया जाता है, आपके केला में पाया जाता है। तो इसलिए हमें क्या चुनना पड़ेगा, विटामिन बी चुनना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बना, सी भी मिलता है, ए भी मिलता है, लेकिन बी की तुलना में थोड़ा कम मिलता है। चलिए छठवां का हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, यानी कि डी ऑप्शन में डी जो लिखा है वो सही होगा, वो भी B6 वाला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा है 7वां वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, यानी कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो क्या करता है कैल्शियम का अवशोषण, यानी कि एक के बिना वो अधूरा है, उसका अवशोषण नहीं हो पाएगा कैल्शियम का। ऑप्शन है क्या विटामिन ए है, क्या विटामिन डी है, या फिर बी ऑप्शन क्या विटामिन बी है, या फिर डी ऑप्शन क्या विटामिन B6 है। तो अगर आप पूछोगे कि केला किस में पाया जाता है तो विटामिन बी में बहुत ज्यादा पाया जाता है, B6 में। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया केले का अवशोषण, तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे विटामिन डी बताओगे। ठीक है, उसके अलावा अगर ऑप्शन में फास्फोरस भी रहता तब भी आप चुनते, यानी कि कैल्शियम, विटामिन डी और फास्फोरस होते हैं, ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं अपना अच्छा से कार्य कर पाती हैं। एक के बिना एक अधूरा है, यानी तीनों मिलकर के अपना बहुत महत्वपूर्ण जो हड्डियों से संबंधित क्या करते हैं कार्य करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां से अब 8वां क्वेश्चन हो गया। इसका आपने 7वां का जो चुना है विटामिन डी यानी कि बी ऑप्शन चुना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। आप जानते हो कि विटामिन ए क्या होता है, पहले यहाँ ऑप्शन पढ़ लो, विटामिन ए, विटामिन बी, पहले बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है के, डी ऑप्शन है डी। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो वसा में घुलनशील है और जो जल में घुलनशील होते हैं उनकी विटामिन अलग अलग होते हैं। तो अगर जल की बात करें तो कौन से होते हैं, बी होते हैं और सी होते हैं। लेकिन जो अदर होते हैं जैसे ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये आपके क्या होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि फैट में होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन शब्द का जो प्रयोग होता है सबसे पहले किसने किया था, तो आप बताना कैसिमिर फंक ने किया। जा कहीं कहीं फंक भी आपका लिखा रहेगा, लेकिन आप पूरा नाम जानते हो, जब पढ़ते हो तो पूरा जानकारी के साथ पढ़ो। तो विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, कैसिमिर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सही से लिख नहीं जाएगा लेकिन फिर भी मैं लिखने की कोशिश करती हूँ। कैसिमिर फंक ने किया था, 1912 में किया था। ठीक है, चलिए अब बताते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे विटामिन सी, यहाँ पे विटामिन पूछा गया था कि जल में घुलनशील कौन होता है, तो आपने क्या बताया, बी ऑप्शन यानी कि सी वाला ऑप्शन चुना था। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, मानव शरीर में विटामिन डॉट डॉट की कमी से शुष्क नेत्र प्रदाह जीरोप्लेथमिया हो सकता है, यानी कि जीरोप्लेथमिया यानी कि नेत्र से संबंधित जो बीमारी होती है जिसे कहा जाता है जीरोप्लेथमिया बीमारी होती है। ये सब क्या होता है, स्टेट बाय स्टेट होता है, यानी कि जो रतौंधी बीमारी होती है यह आपकी विटामिन ए का सबसे पहला चरण होता है, यानी कि सबसे पहली बीमारी होती है जिसमें सिर्फ अंधेरे और उजाले का फर्क नहीं कर पाता। उसके बाद क्या होता है, अलग अलग बीमारियां क्या होती हैं, चरण बाई चरण होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 9th का क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि विटामिन क्या ए ऑप्शन डी होता है, क्या बी ऑप्शन ए होता है, सी ऑप्शन क्या सी होता है, डी ऑप्शन क्या बी होता है। तो जो जीरोप्लेथमिया है वो क्या होता है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है। इसमें क्या हो जाता है, जो आपकी आंखों की ग्रंथियां होती है, अश्रु ग्रंथियां होती हैं, वो सूख जाती हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, आंखों से जो आंसू आता है वो बंद हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है, नेत्र शुष्क रोग भी कहा जाता है। ठीक है, यानी विटामिन ए को नेत्र शुष्क रोग से भी जाना जाता है। तो हमारा 9th का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो हमारा होगा बी ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाता है। बी ऑप्शन में ए लिखा है ना, विटामिन ए सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरह। हमें आशा है कि आपको हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इजी मिलेंगे, बाकी आपको क्वेश्चन क्या होंगे थोड़ा टफ रहेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए लिखा है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है, यानी कि जो जिंक होता है आपके खनिज लवण में काउंटिंग होते हैं तो उनका उच्चतम जो स्रोत होता है वो आपसे पूछा गया है। क्या वो हो गए अष्टभुज, क्या वो हो गए बैगन, क्या वो हो गए मूली, या फिर होगा दूध। चलिए बताइए जो जिंक का जो सबसे स्रोत उच्चतम वाला होता है वो कौन होगा, तो क्या होगा, अष्टभुज होगा। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या निकल के आता है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, यानी कि अष्टभुज होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा। चलिए अब यहाँ पे 11वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे एक अभिकथन ए और आर
कारण आर दिया गया है, अभिकथन ए कह रहा है कि बेरी बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है, कारण कह रहा है आर विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया सही विकल्प को चुनना है। ऑप्शन पहला कह रहा है ए गलत है लेकिन आर सही है, बी कहता है ए सही है लेकिन आर गलत है, सी ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों गलत है, डी ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही है। लेकिन जो यहाँ पे आर है ए की उचित व्याख्या। चलिए आप इसे अगर चुनोगे तो किस रूप में चुनोगे, चलिए फटाफट से आप बताओ। तो आप यहाँ पे क्या आप चुनना पहले जो बेरी बेरी रोग है वो क्या होता है, थायमिन से यानी विटामिन बी के कमी से होने वाला रोग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है, जो पे अभिकथन आपका दिया गया है वो क्या है, गलत है, ठीक है, यानी कि ए आपका गलत है। जो विषाणु जनित रोग नहीं होता है ये आपका विटामिन B1 की कमी से यानी कि थायमिन की कमी से होने वाला रोग होता है। तो पहला तो आपका गलत हो जाता है। लेकिन जो आपका लिखा है विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण बनती है, ये आपका ऑप्शन जो हो जाता है सही हो जाता है। लेकिन हमारा ऑप्शन क्या निकल के आता है, ए गलत है, आर सही है, यानी कि हमारा विटामिन की कमी से बीमारियों का कारण बनता है, जैसे आपका रतौंधी हो गया, यूरोप्लेथमिया हो गया, स्कर्वी हो गया, जिंजाइटिस हो गया, रिकेट्स हो गया, स्टोपोरोसिस हो गया, स्टोबेलिसिया हो गया, ये सब क्या होता है, विटामिन की कमी से होने वाला रोग हो गया, ठीक है। तो आपका आर सही है लेकिन ए क्या है, गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए क्या पूछा जाता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा में सेवन से वह शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन है बी कॉम्प्लेक्स, बी ऑप्शन है आई तथा सी ऑप्शन है बी तथा सी, डी ऑप्शन है ए तथा डी। चलिए आप बताइए 12वां का राइट आंसर क्या बताओगे आप। जिसमें पूछा गया था कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके अत्यधिक मात्रा में सेवन से शरीर में संग्रहित हो जाती है और घातक प्रभाव, यानी कि कौन सा ऐसा आपने विटामिन खा लिया जो आपके शरीर में जाकर इकट्ठा हो जाएगा और आपको बहुत सारी बीमारियों का रूप दिखाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि विटामिन ए जो होते हैं और विटामिन डी होते हैं ये आपके शरीर में जाकर के नकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं, ठीक है। यानी कि इनकी जो मात्रा ग्रहण करना चाहिए उसमें सूक्ष्म आवश्यकता होती है, ना कि ज्यादा ग्रहण करना चाहिए। तो आपका 12वां का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन, यानी कि विटामिन ए और विटामिन डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अब मैं चलती हूँ 13वां क्वेश्चन। देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है जो खून के थक्के, हड्डी, उपापचय और खून में कैल्शियम के स्तरों को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। तो आप इतना जाने रहना कि जो खून का संबंध होता है वो विटामिन के से ही होता है। तो आप वैसे भी ऑप्शन पढ़ करके ही आप ऑप्शन बिना पढ़े ही बता सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होगा नहीं, आपका विटामिन के हो जाएगा। फटाफट से क्वेश्चन को हल करते चलते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट पे हम आ गए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आपके रहेंगे विकास से संबंधित, जो आपके मानसिक डेवलपमेंट होता है, आपका भावनात्मक डेवलपमेंट होता है, किसी भी बच्चे के जो भी डेवलपमेंट होते हैं उन डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, मानव विकास शुरू होता है। आपके पास ऑप्शन है शैशवावस्था में, बी ऑप्शन होता है पूर्व बाल्य अवस्था में, सी ऑप्शन होता है उत्तर बाल्य अवस्था में, डी ऑप्शन होता है परसों पूर्व अवस्था में। चलिए आप इसका राइट आंसर क्या बताओगे। तो जो मानव का विकास शुरू होता है वो होता है परसों पूर्व अवस्था में होता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले भ्रूण बनेगा, फिर उसके बाद में शिशु बनता है, फिर उसके बाद में बालक बनता है, फिर किशोर बनता है, फिर युवक बनता है, उसके बाद में प्रौढ़ बनता है, फिर क्या होता है, बुढ़ा हो जाता है। तो ये क्या होता है, परसों पूर्व की अवस्था से होता है। यानी कि मानव का विकास क्या होता है, शुरू आपका यहाँ से परसों से पूर्व अवस्था से हो जाता है। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या निकल के आया, पहला का डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला से दूसरा क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे, विकास किस प्रकार की क्रिया है, यानी कि विकास जो होता है किस प्रकार की क्रिया होता है। आपके पास ऑप्शन है, क्या मात्रात्मक होता है, क्या गुणात्मक होता है, सी ऑप्शन क्या अपमानीय होता है, या डी ऑप्शन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो आपका जो विकास होता है वो क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, लेकिन वृद्धि क्या होती है, एक टाइम तक होती है, ठीक है। तो विकास क्या होता है, आपका मात्रात्मक होता है और गुणात्मक होता है, यानी कि लंबाई बढ़ता है, आपका वजन बढ़ता है, घटता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो मात्रात्मक क्वांटिटी भी होती है और क्वालिटी भी होती है। तो आपका दूसरा का क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। विकास क्या होता है, चलने वाली एक सतत प्रक्रिया होती है। चलते हैं, हमने दूसरा का डी ऑप्शन चुना था। अब यहाँ पे पूछा गया है आपसे, देखिए क्या पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिक रॉस ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया है। चलिए बताइए कि कितने भागों में किया है। तो यहाँ पे बताना है कि जो विकास की अवस्था, जैसे आप पढ़ते हो शिशुअवस्था, प्रारंभिक अवस्था, बाल्य अवस्था, तो आपको बताना कि रॉस ने कितने भागों में उसको बांटा हुआ है। अलग अलग जी ने अलग अलग प्रकार से बांटा हुआ है ना। तो यहाँ पे बताना कि कितने भागों में बांटा, पहला है क्या 2 में बांटा है, या 4 में, या फिर क्या इन्होंने 3 में बांटा है, या फिर डी ऑप्शन में 5 में बांटा है। तो याद रख लेना कि जो रॉस जी हैं उन्होंने जो विकास की अवस्थाएं होती हैं वो बांटा उन्होंने 4 प्रकार के, ठीक है।
उन्होंने 4 प्रकार, पहले को कहा जाता है शेषवा काल, ठीक है, दूसरे को कहा जाता है प्रारंभिक बाल्यकाल, तीसरे को कहा जाता है उत्तर बाल्यकाल और चौथे को कहा जाता है किशोरावस्था कहा जाता है। तो ये तो होता है राज जी के जो इन्होंने विकास को अवस्थाओं में वर्गीकरण किया था। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बन जाता है, अगर सही से लिख जाता तो मैं यहाँ पे बहुत पॉइंट क्लियर कर देती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सही से लिख नहीं जाता, मेरा मोबाइल थोड़ा दिक्कत हो गई, इसलिए मैं परेशानी को मेरी समझिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना। सबसे पहले आप ये जानो कि पियाजे के सिद्धांत का क्या नाम है। तो उनके सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या फिर अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत जिसे कहा जाता है। और ऑप्शन देखिए, अनुबंधन, बी ऑप्शन होता है कर्मी विकास, सी ऑप्शन होता है नैतिक विकास, डी ऑप्शन होता है स्कीमा होता है। तो जो यहाँ पे पियाजे जी हैं उन्होंने क्या किया है, अपना जो संज्ञानात्मक संरचना है उसको संशोधित और परिवर्तित किया है स्कीमा शब्द को लेकर के, यानी कि चौथा का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, फटाफट से क्वेश्चन को हल करते चलते हैं। यहाँ पे देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। ऑप्शन ये है आत्म केंद्रित अनुकरण, बी ऑप्शन होता है प्रत्यक्ष बोध तरकड़ा, सी ऑप्शन होता है काल्पनिक खेल केंद्रण, डी ऑप्शन होता है इनमें से सभी। तो आप इसका राइट आंसर क्या बताओगे। तो जीन पियाजे ने क्या किया है, संज्ञानात्मक विकास की जो दूसरी अवस्था होता है उसे क्या कहा है, उसे कहा जा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहा है, जिसे क्या होता है, उसका उम्र होता है 2 से लेकर के 7 वर्ष होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि संबंधित है, यानी कि किससे संबंधित है। तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे इन सबसे संबंधित होता है, यानी कि आत्म केंद्रित अनुकरण से, प्रत्यक्ष बोध से, काल्पनिक खेल से, यानी कि सबसे संबंधित होता है। तो हम क्या बताएंगे, इसका 5वां का डी ऑप्शन करेक्ट बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 5वां से 6वां क्वेश्चन है। यहाँ से अब फिर से पियाजे के बारे में पूछा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था निम्न में से कौन सी है। चलिए बताएं, अभी आपने देखा दूसरी अवस्था में हमने क्या बताया था कि पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कब से कम होता है, 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि पियाजे जी के संज्ञानात्मक विकास का जो प्रथम होता है वो कौन होता है। अब चलिए बताइए, अगर आपने पढ़ा होगा तभी जान पाओगे। चलिए देखिए, पहले है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी ऑप्शन होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन होता है संवेदनात्मक गामक अवस्था, डी ऑप्शन होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या आप बताओगे। तो आप बताओगे सी ऑप्शन वाला, यानी कि संवेदनात्मक गामक अवस्था होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 6वां का सी ऑप्शन करेक्ट होता है। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। अगले क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या, चलिए देखते हैं, फटाफट से क्वेश्चन को हल करते चलिए। देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक ही आयु के 2 बालक में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा चारित्रिक विभिन्नताओं का होना इंगित करना है। यानी कि कोई बालक है तो उसमें शारीरिक, उसका मानसिक, उसका सामाजिक, उसका चारित्रिक, ये सब अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो कौन सा इंगित करता है, क्या, यानी कि जब अलग अलग भिन्नता दिखाता है तो क्या इंगित करता है। आपके पास ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, बी ऑप्शन होता है विविधता का सिद्धांत, सी ऑप्शन होता है परिमार्जिता का सिद्धांत, डी ऑप्शन होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। चलिए 7वां को आपको जवाब देना होगा। तो क्या होता है, ये दर्शाता है, यहाँ पे देखिए, इसको मिटा देते हैं, फिर से बताते हैं। चलिए फिर से बताते हैं इसको। तो एक आयु के 2 बालक हैं, यानी कि कोई एक बालक है तो उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका सामाजिक विकास, उसका चारित्रिक विकास अलग अलग दिखाई देता है, यानी कि विभिन्नताओं का इंगित करता है। तो ये क्या होगा, व्यक्तिगत हो गया, यानी कि उनका खुद का अलग अलग पर्सनल चीजें है ना, तो भिन्न भिन्न अगर दिखाता है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत सिद्धांत होगा, ठीक है। यानी कि हमारा 7वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 8वां नंबर का क्वेश्चन कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। आपको बताना है कि संज्ञानात्मक विकास का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं 4 में से चुनना पड़ेगा आपको एक। पहले ऑप्शन को पढ़ लिया जाए हम लोग ना। पहले लिखा है व्यक्तिगत विकास, दूसरा होता है बी ऑप्शन होता है बच्चे का विकास, सी ऑप्शन होता है अभियोग्यता का विकास, डी ऑप्शन होता है शारीरिक कौशल का विकास। तो आप क्या चुनोगे, आप चुनोगे जो ऑप्शन होता है अभियोग्यता का विकास, यानी संज्ञानात्मक विकास का जो अर्थ होता है वो होता है अभियोग्यता का विकास होता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। 8वां का हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछती हूँ कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाओं का प्रतिपादन किसने किया है, यानी कि जो बच्चों का संज्ञानात्मक विकास है किसने 4 अवस्थाओं में बांटा है। चलिए बताइए फटाफट से क्या होता है। अभी ये क्वेश्चन आपने किया है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये सब आपने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ पे पूछा गया है वही जो 4 अवस्था होती है तो किसने बांटा है। ऑप्शन आपके पास है पियाजे ने बांटा है, क्या कोहलन ने बांटा है, क्या स्किनर ने बांटा है, क्या इरिक्सन ने बांटा है। तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे पियाजे ने बांटा है, ठीक है। अभी हमने आगे बताया नहीं था कि पियाजे ने ही क्या किया है, 4 प्रकार की अवस्थाओं को बांटा है। पहले को कहे उसे कहा जाता है संवेदनात्मक कामक अवस्था, जो क्या होता है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है। दूसरा होता है जिसे कहा जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो समय
समय उसका होता है 2 से लेकर के 7 वर्ष होता है। तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो समय होता है 7 से लेकर के 12 वर्ष होता है। और लास्ट में चौथा जो होता है उसे कहा जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 से लेकर के 15 वर्ष तक चलती है। तो यहाँ पे पियाजे जी का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि 9th का हमने पियाजे जी को करेक्ट माना। हमें अगला क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किस मनोविज्ञान ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए कि सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत होता है किसने दिया है। आपके पास ऑप्शन है, क्या कोहलबर्ग ने दिया है, क्या वाइगोत्स्की ने दिया है, क्या पियाजे ने, क्या फिर हॉरलॉक ने दिया है। तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे वाइगोत्स्की ने क्या किया है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज, अगर नए लोग हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत अच्छे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। वैसे भी चलिए देखिए, खैर कोई बात नहीं। 11वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है निगमनात्मक चिंतन संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है, ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी ऑप्शन होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी ऑप्शन होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, डी ऑप्शन होता है संवेदी गत्यात्मक अवस्था। अब बताओ निगमनात्मक चिंतन जो संबंधित होती है वो किसे होता है, तो वो होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है उसका जो समय होता है कितना होता है, 12 से लेकर के कितना होता है, 15 वर्ष तक के होता है, जो किसने दिया है, पियाजे जी ने दिया है। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे देखिए, लिखा है बूर्नर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन ये है वर्गीकरण, बी ऑप्शन है अमूर्त चिंतन, सी ऑप्शन होता है मूर्त चिंतन, डी ऑप्शन होता है आत्मविश्वास होता है। तो बूर्नर का संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो संबंधित होता है, वो जो संबंधित होता है 12वां का हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है ना, तो वो होता है वर्गीकरण पे आधारित होता है, यानी कि हमारा 12वां का जो ऑप्शन निकल के आएगा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन को हल करते चलिए। देखिए अब यहाँ पे 13वां क्वेश्चन पूछा गया है कि वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है। ऑप्शन ये है एकता का नियम, बी ऑप्शन है समानता का नियम, सी ऑप्शन तत्परता का नियम, डी ऑप्शन है व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। चलिए वृद्धि और विकास का जो मुख्य सिद्धांत है वो आपको बताना, यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है, तो वो क्या होता है, व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत होता है। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पे 13वां का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन हमारा 13वां से 14वां क्वेश्चन, मानव विकास को जिन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वो क्षेत्र होता है, यानी कि कोई भी अगर मनुष्य होता है तो वो जो उनका डेवलपमेंट होता है किन क्षेत्रों में होता है। आपके पास ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, बी ऑप्शन होता है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, सी ऑप्शन होता है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक, डी ऑप्शन होता है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। यानी आपको बताना है कि कौन सा ऐसी लाइन है जो कंप्लीट होती है मानव के विकास के लिए। ठीक है, तो आपके इस लाइन में क्या होता है, यहाँ पे आध्यात्मिक दिया गया है जबकि आध्यात्मिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका यहाँ पे जो ऑप्शन निकल के आता है उसके बाद में बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे लिखा शारीरिक विकास, यानी कि मानव का जो विकास होता है वो शारीरिक विकास होता है। संज्ञानात्मक विकास यानी कि मनुष्य का जो विकास होता है संज्ञानात्मक विकास होता है। संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट वो भी होता है। सामाजिक विकास वो भी होता है। यानी कि ये चारों क्या हो जाते हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये क्या होते हैं, मानव विकास को क्या कहते हैं, डेवलपमेंट के क्षेत्र होते हैं। बाकी सी ऑप्शन में आपका ये नहीं होगा, डी ऑप्शन वाला आपका नहीं होगा। आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका बी ऑप्शन वाला करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 से 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां का हमने बताया था बी ऑप्शन करेक्ट बताया था। अब 15वां का देखिए, लिखा विकास में वृद्धि से आशय है। ठीक है, यानी कि जो विकास होता है वो वृद्धि से आशय क्या होता है, वो ऑप्शन है आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि, बी ऑप्शन होता है समय में वृद्धि, सी ऑप्शन होता है ज्ञान में वृद्धि, डी ऑप्शन में भार में वृद्धि। चलिए 15वां का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा विकास में वृद्धि से जो आशय होता है वो होता है आकार में, सोच में, समझ, कौशल में, इन सब में क्या होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां का हमने ए ऑप्शन चुना था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि 16वां क्वेश्चन, विकास की अवस्था में उत्तर बाल्यावस्था कब माना जाता है। उत्तर बाल्यावस्था के बारे में पूछा गया है, बाल्यकाल के बारे में पूछा गया है। आपके पास ऑप्शन है 2 से 6 वर्ष, बी ऑप्शन है 13 से 18, सी ऑप्शन है 6 से 12, डी ऑप्शन होता है 9 से 13। चलिए बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो उत्तर बाल्यावस्था अगर पूछा जाए, बाल्यकाल पूछा जाए तो आपके बताओगे 6 से लेकर के 12 बताओगे। 13 से 18 अगर पूछा गया तो आपके बताओगे किशोरावस्था बताओगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे 17वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है विकास की किस अवस्था में बाल अपराधों की संख्या सर्वाधिक होती है। यानी कि कौन सी ऐसी अवस्था होती है उस अवस्था में जो बालक होते हैं वो अपराध के सर्वाधिक होते हैं। चलिए बताइए किस में होता है, यानी कि कौन सा ऐसा उम्र होता है जिसमें वो अपराध ज्यादा करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके पास ये हैं 4। पहला है उत्तर बाल्यकाल अवस्था, बी ऑप्शन होता है प्रौढ़ावस्था, सी ऑप्शन किशोरावस्था, डी ऑप्शन मध्य प्रौढ़ावस्था। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी जानते हो कि जो किशोरावस्था वाला टाइम होता है वो कैसा होता है, तूफान वाला अवस्था होता है, तनाव वाला होता है, संघर्ष वाला अवस्था होता है। ठीक है, जिसे विरोधी अवस्था भी कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, अपराध की, जिसे आतंकवादी भी बना सकते हो। इस अवस्था में बहुत सारे आप देखते हो ना
13 से 18 वर्ष की उम्र में बहुत सारे आतंकवादी भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तूफान वाला जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में हो जाएंगे, ठीक है। तो किशोरावस्था वाला आपका सही हो जाता, इसलिए तो इसको कहा गया, स्टेनहाल ने क्या कहा है कि जो किशोरावस्था होता है वो इस प्रकार की जो अवस्था होती है इसमें संघर्ष होता है, तनाव होता है, तूफान होता है और उरोधी का अवस्था भी होता है, यानी कि स्टेनहाल ने कहा है। तो आप याद रख लेना कि जो बालिक अपराधों की जो दिक्कतें आती हैं वो किशोर अवस्था में काउंटिंग होती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 17वां का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किशोरावस्था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां से 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? चलिए बताइए किस सिद्धांत से संबंधित है? क्या निरंतरता का सिद्धांत है, या फिर क्या व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत है, या फिर एकीकरण का सिद्धांत है, या फिर क्रमता का सिद्धांत है? तो आप क्या बताओगे? ये निरंतर का सिद्धांत, यानी कि लगातार चल रही है ना, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यानी कि निरंतर लगातार चल रही। तो आपको क्या चुनना पड़ेगा? आपको चुनना पड़ेगा ए ऑप्शन चुनना पड़ेगा, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। चलते हैं 18वां का हमें ए ऑप्शन करेक्ट मिल गया। अब 19 क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है आपसे विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर उस समय तक चलती है जब तक वह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं कर लेता है। यह कथन मनोवैज्ञानिक का, यानी कि किस मनोवैज्ञानिक, यानी कि स्टेटमेंट है आपके पास सूले सेल है, बी ऑप्शन है, हरलॉक सी ऑप्शन है, मुनरो डी ऑप्शन है, इरा जी गॉर्डन है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 19 का हमने यहाँ पे दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इरा जी गॉर्डन होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है आपसे पूछा जाता है 20 नंबर का क्वेश्चन, जन्म के समय एक शिशु के सिर की लंबाई होती है, ऑप्शन है कुल शरीर की लंबाई का आधा, बी ऑप्शन होता है कुल शरीर की लंबाई का 1/3, सी ऑप्शन होता है कुल शरीर की लंबाई का 1/4, डी ऑप्शन होता है कुल शरीर की लंबाई का 40% होता है। तो बेबी का जो सिर होता है वह शिशु के शरीर के अकॉर्डिंग का 1/4 होता है, यानी कि समझो कि अगर यहाँ पे एक डंडा हो गया है, इसको हटा देते हैं 1 मिनट। हाँ, अगर समझो यहाँ पे कोई समझो छड़ी है, तो उसके अगर आप 4 तोड़ते हो टुकड़े में करके, तो जो एक टुकड़ा बढ़ता है वो क्या होता है? बेबी के सर की उतना होता है, ठीक है। तो हमारा 20 का जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 21 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ये आप तो क्वेश्चन वैसे भी बिना पढ़े ही समझ सकते हो, क्योंकि आपने बहुत जगह इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। ऑप्शन है दोस्तों से, बी ऑप्शन है सांस्कृतिक स्थानों से, सी ऑप्शन परिवारों से, डी ऑप्शन होता है गाँव से। जाहिर सी बात है, आप परिवार में सबसे पहला उसका सामाजिक पाठ को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। चलते हैं 21 का 22 क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का जन्म किस देश में हुआ? ठीक है, जीन पियाजे का जो जन्म है वो आपसे पूछा गया है। आप देखिए ऑप्शन है अमेरिका, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया है। तो आप बताना कि जो जीन पियाजे उनका जो जन्म हुआ था वो स्विट्जरलैंड में हुआ था। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन से डेट में हुआ था, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे 9 अगस्त को, और 1896 में हुआ था, ठीक है। 9 अगस्त 1896 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 से अब 23 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे कि समीप्यता विकास क्रम के अंतर्गत विकास होता है, ठीक। ऑप्शन है पैर से सिर की ओर, बी ऑप्शन होता है बाहर से केंद्र की ओर, सी ऑप्शन होता है सिर से पैर की ओर, डी ऑप्शन होता है केंद्र से बाहर की ओर। चलिए आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हमने 23 का यहाँ पे ऑप्शन आपके पास रखा हुआ था। तो आप क्या बताओगे कि यहाँ पे पूछा गया है समीप्यता के बारे में, विकास के बारे में, तो आप क्या बताओगे? केंद्र से बाहर की ओर होता है, यानी कि पहले जो विकास होगा तो पहले बीच में होगा फिर बाहर का होगा। पहले केंद्र तो ये है ना, अब बाहर ये है, तो पहले केंद्र का विकास होगा उसके बाद में बाहर का विकास होता। चलिए आप अगली बात करते हैं, यानी कि अगर कोई विकास होगा ना तो पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद में क्या होता है? भुजाओं का होता है, यानी कि पहले आपके हाथ का विकास होता है ना, फिर आपके उंगली का होता है। ऐसे ही क्या होता है? पहले उंगली का होगा तब हाथ, पहले हाथ का होगा फिर उंगली का होगा ना, तो ऐसे ही केंद्र का पहले होगा फिर क्या होता है? बाहर का होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता है। अब यहाँ पे 24 क्वेश्चन पूछा गया कि किशोरावस्था में आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास के तीव्र परिवर्तन है, यह कथन किस मनोविज्ञान का है? ऑप्शन है कोल और ब्रूस, बी ऑप्शन होता है एलिस क्रो, सी ऑप्शन होता है ब्रिजेज, डी ऑप्शन होता है हरलॉग। चलिए 24 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। आप क्या बताओगे? आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बताना था, तो 24 को क्या बताओगे? आप बताओगे कोल और ब्रूस बताओगे, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट होता है। चलते हैं 25 क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बताइए कोरो एंड करो का है, या फिर वाइगोत्स्की का है, या फिर वुडवर्थ का है, या फिर लेविस का है? लेवी का है। चलिए आप क्या बताओगे? 25 का ये स्टेटमेंट है, आप बताओगे यहाँ पे वुडवर्थ का, यानी कि ये स्टेटमेंट याद रखे रहना, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या होता है? संवेग एक व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। तो आपका 25 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। अब 25 से अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अब आपका यहाँ पे शुरू हो रहा है अलग अध्याय। अभी तक आपने देखा अलग अध्याय से, अब यहाँ पे आप देखोगे जो अंकुरण किया जाता है, किण्वन की प्रक्रिया की जाती है, पोषक तत्व का जो संरक्षण किया जाता है, इन सबसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व को संरक्षण के लिए सब्जियों को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी इजी भी क्वेश्चन किया करना चाहिए, कभी कभी टफ क्वेश्चन भी, यानी कि तीनों चारों लेवल का क्वेश्चन किया, इजी भी, टफ भी और मीडियम वाला भी, तीनों लेवल का क्वेश्चन हल करना चाहिए। क्या पता कभी इजी पूछ ले, क्या पता कभी मीडियम वाला पूछ ले, क्या पता कभी कठिन वाला पूछ ले। ठीक है, ऐसा होता है अक्सर करके कि हम कठिन तैयारी करते हैं तो हम इजी वाला भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ खाद्य पदार्थ में पोषक तत्वों को संरक्षण के लिए सब्जियों को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। आपको क्या काटना चाहिए, क्या धोना चाहिए, क्या छिलके उतारना चाहिए या फिर उबालना चाहिए। तो जाहिर सी बात है उसे धोना चाहिए। धोगे तो उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं वो जल्दी से, जिसे आप देखो विटामिन बी होता है, विटामिन सी होता है, वो आपके जल में घुलनशील होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे आप विटामिन सी हो गया तो आप अगर धुल देते हो उसको काटने से पहले तो सही, अगर आपने काटने के बाद धुल दिया है तो उसमें सारे न्यूट्रिशन उसके बह जाएंगे। तो इसलिए क्या करो, काटने से पहले क्या करो, पहले उसको धुल दो। तो धुलने के बाद क्या होगा, उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो बरकरार रहेंगे। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्या होगा, पहला का बी ऑप्शन होगा। यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें पोषक तत्व को संरक्षण करने के लिए क्या करने चाहिए, सबसे पहले आपको धुलना चाहिए। सब्जियों को काटकर धुलने से जो भी पोषक तत्व होते हैं पानी में नहीं घुल पाते हैं, पानी में नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है पहला का, यहाँ पे हमें आपको मिला बी ऑप्शन। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है। ऑप्शन ये है, पहला है भोज्य पदार्थ को सुपाच्य बनाना, दूसरा है भोजन को स्वादिष्ट बनाना, तीसरा है भोजन को विविधता प्रदान करना, चौथा है भोजन को कीटाणु रहित बनाना, पांचवा है भोजन का संरक्षण करना। तो भोजन को पकाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है आपको बताना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए, लिखा है 1 और 2। ठीक है, पर यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। एक कहता है, मतलब ए ऑप्शन कहता है 1 व 2, बी ऑप्शन कहता है पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, सी ऑप्शन कहता है दूसरा तीसरा चौथा, डी कहता है उपरोक्त में से सभी। तो भोजन जब पकाने के जो उद्देश्य होते हैं, भोज्य पदार्थ को सुपाच्य बनाने के लिए आप भोजन को क्या करते हो, पकाते हो। भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, भोजन को विविधता लाने के लिए, भोजन को कीटाणु रहित बनाने के लिए, भोजन का संरक्षण, इन सभी के द्वारा क्या करते हो, आप भोजन को पकाते हो। तो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन। यानी कि भोजन को पकाने के लिए हमारा मेन मोटिव होता है कि भोजन आपका सुपाच्य रहे, स्वादिष्ट रहे, कीटाणु रहित रहे, उसके अलावा विविधता रहे। ठीक है, तो आपका दूसरा का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए तीसरा यहाँ पे लिखा, भोजन पकाते समय किस बात का सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन है स्वच्छता, बी ऑप्शन है वातावरण, सी ऑप्शन है समय, डी ऑप्शन है पकाने का साधन। चलिए बताइए तीसरा का। तो भोजन पकाते समय हमें जो सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए वो चाहिए स्वच्छता की ध्यान, स्वच्छता वाला ऑप्शन सही हो, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट माना जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्वादिष्ट एवं पोषक तत्व से युक्त भोजन बनाते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखिए, पहला कहता है भोजन पकाते समय बर्तन खुला रहना, दूसरा कहता है निश्चित अवधि तक भोजन पकाना, तीसरा कहता है भोजन को बार बार गर्म करना, चौथा कहता है सब्जियों को धोकर काटना। तो आप क्या करोगे कि स्वादिष्ट जो पोषक तत्व होते हैं उनको भोजन बनाते समय क्या ध्यान रखोगे। तो आप क्या करोगे, आप करोगे पहले वाला के, यानी कि आप चुनोगे भोजन पकाते समय बर्तन क्या रहे, खुला ना रहे। उसके बाद आप क्या करोगे, निश्चित अवधि तक भोजन पके, यानी कि आप अगर ज्यादा पकाओगे तो उसकी जो न्यूट्रिशन होती है वो खत्म हो जाएगी। जैसे हमने अभी बताया ना कि विटामिन बी होता है, विटामिन बहुत सुकुमार होते हैं, ये हर चीज में जाकर के समाप्त, जैसे बर्तन के प्रभाव से, उसके अलावा ये ताप के प्रभाव से, पानी के प्रभाव से। ठीक है, इन सबसे क्या होता है आपका उसमें जो न्यूट्रिशन होता है विटामिन बी सी का वो नष्ट हो जाते हैं। तो निश्चित अवधि तक पकाओगे तो आपका न्यूट्रिशन बरकरार रहेगा। उसके बाद में जो आपका है सब्जियों को धोकर काटना, ये भी आपका सही हो जाएगा। भोजन को बार बार गर्म करना, ये आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। लेकिन आपका जो ऑप्शन राइट नहीं करके है पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा आपका सही हो जाता है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पे देखा गया है, पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि खाद्य पदार्थों को एक लंबी अवधि तक फफूंदी तथा जीवाणु से सुरक्षित रखने की विधि को क्या कहलाता है। ऑप्शन ये है खाद्य पदार्थों का संरक्षण, बी ऑप्शन है खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण, सी ऑप्शन है खाद्य पदार्थों का परिरक्षण, डी ऑप्शन होता है खाद्य पदार्थों का अनुवीक्षण। चलिए बताइए खाद्य पदार्थों की लंबी अवधि तक फफूंदी जीवाणु रहित सुरक्षित रखने के लिए आप कौन सी विधि को इस्तेमाल करते हो। चौथा का नहीं, पांचवा का हमने यहाँ पे क्वेश्चन रखा है। तो आप क्या करते हो, खाद्य पदार्थों का संरक्षण करते हो, यानी कि उसको आप बचाते हो कि इसमें जीवाणु ना लगे,
लगे, उसमें फफूंदी ना लगे, उसमें बैक्टीरिया ना लगे, ठीक है। तो क्या करते हो, उसमें जो आपको डालना जिस प्रकार का खाद्य पदार्थ हो, जिससे आप अचार बनाते हो, तो उसमें क्या डालते हो, उसमें आप तेल डालते हो, उसमें नमक डालते हो, ताकि आपका जो खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रहे। तो आप संरक्षित रखने के लिए, कीटाणु और जीवाणु से बचने के लिए क्या करते हो, खाद्य पदार्थ को संरक्षण करते हो। जितने ज्यादा उसमें नमी रहेगी उतना जल्दी वो खराब होगा। चलिए, खाद्य पदार्थ को अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थिति कौन सी है? आपके पास है नमी एवं आर्द्रता बी ऑप्शन है, तापमान सी ऑप्शन, ऑक्सीजन डी ऑप्शन है, सभी। तो कोई भी खाद्य पदार्थ उसको अंकुरण के लिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका यहाँ पे छठवा का, ये तापमान होना चाहिए, उसके पास नमी भी होना चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इन तीनों की अवस्था होनी चाहिए, तभी आपका जो अंकुरण होगा, ठीक है, आपका खाद्य पदार्थ तभी हो पाएगा। तो आपका जो ऑप्शन निकल के आता है डी ऑप्शन होना चाहिए। कम से कम देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे और बता देती हूँ आपका। अगर पूछा जाए कि तापमान कितना होना चाहिए, तो आप बताना कम से कम 20 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस हो तो आपका अंकुरण हो जाएगा। अगर आप पूछा जाए कि नमी की कितना नमी हो तो आपका खाद्य पदार्थ अंकुरण हो जाएगा, तब आप बताना 7 से लेकर के 10% अगर रहे, 7 से लेकर के, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 7 से लेकर के 10% अगर रहे तो आपका जो खाद्य पदार्थ है वो अंकुरित हो जाएगा। इसके साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी होनी चाहिए, यानी कि इन तीनों की होनी चाहिए परिस्थिति के अनुसार। चलिए, छठवां का हमारा आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की। अब यहाँ पे सातवां क्वेश्चन पूछा गया है, खाद्य पदार्थों के अंकुरण की प्रमुख विधि कौन सी है? ठीक है, अगर अंकुरण करना है तो जो किस प्रकार की आपको यहाँ पे करना पड़ेगा? क्या आप भिगोगे, क्या आप कुल्ले फूटना, क्या फिर उपयुक्त दोनों सही है, या फिर उपयुक्त में से दोनों गलत है? तो आप क्या करोगे, आप जब खाद्य पदार्थ को अंकुरण करोगे तो उसमें सबसे विधि चुनोगे, आप भिगोगे, उसके बाद क्या करोगे, कुल्ले फुटना, यानी कि आपका बी ऑप्शन चुनना पड़ेगा। उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन, यानी कि सातवां का सी ऑप्शन सही हो जाता है। चलती हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, रुक जाओ। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपने बताया खाद्य पदार्थों के अंकुरण की प्रमुख विधि कौन सी होती है? तो ये दोनों, प्रथम क्या करते हैं, भिगोते हैं, दूसरी विधि क्या करते हैं, कुल्ले फूटते हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना कि अगर कोई भी आपने से चना भिगोया है या फिर मटर भिगोया है, अगर 24 घंटा तक भिगो तो उसमें जो विटामिन सी की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। विटामिन सी की जो मात्रा होती है बढ़ जाती है, ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। लेकिन अब इतना भी याद रख लेना कि 196 mg तक क्या हो जाता है, उसमें विटामिन सी की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तक। लेकिन हाँ, 24 घंटा तक वो भिगा रहे तब। चलिए, यहाँ पे देखिए, अर्चना आपसे पूछा गया कि किण्वन की खोज क्रुसेक ने किस वर्ष की थी? यानी कि आपका यहाँ पे सन पूछा गया 1997, बी ऑप्शन 1998, सी ऑप्शन 1999, डी ऑप्शन 2000 ईस्वी में। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले ये जान लो कि किण्वन की जो खोज की थी वो खोज का नाम आता है क्रुसेक ने की थी। सबसे पहले किस पे की थी? तो इन्होंने एल्कोहल और शराब पे किया था। अब सन का पूछा जाए तो आप बताना 1997 में। किस पे किया था? तो शराब पे किया गया था, या फिर कहें एल्कोहल पे किया था, ठीक है। अब याद रख रहे हैं ना कि किसने किया था किण्वन की खोज? क्रुसेक ने की थी। चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए, किण्वन की क्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? यानी कि जो किण्वन की क्रिया होता है तो उसमें कौन सा कारक जिम्मेदार हो जाता है? क्या तापमान होता है, क्या पीएच होता है, क्या फिर आर्द्रता होता है, या फिर सभी होता है? तो ये सभी हो जाते हैं। यानी कि जो किण्वन की प्रक्रिया होती है ना, तो उसमें जो प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक होता है वो तापमान होता है, पीएच मान होता है, ठीक है, पीएच मान होता है, उसके बाद में आर्द्रता भी होता है। तो ये इन सब के कारण ही क्या होता है, किण्वन की प्रक्रिया होती है। चलिए, अगला चलते हैं। अब यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? क्या सुखाकर किया जाता है, या फिर चाशनी में रख करके, या फिर तेल युवा नमक द्वारा, या फिर उपयुक्त में से सभी? तो जो खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है इन सभी, चाशनी में रख करके, तेल व नमक डाल के, सूखा कर, आम का अचार बनाते हो उसको सुखाते हो ना, तेल वोल डालते हो ना, और चाशनी में सुखा कर रख करके क्या करते हो, आप खाद्य पदार्थ का संरक्षण करते हो। तो 10वां का हमारा राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला, चलिए, अपनी क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, किसी और के साथ शेयर करिएगा। अगर ऐसी ही क्लास आपको देखना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर जिसने भी सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद, और जिसने नहीं किया वो कर सकते हो। और हाँ, कोई भी अगर आपको क्लास माना है तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। जिस भी टॉपिक को आपको चाहिए मैं उस टॉपिक को आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो क्लास जरा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई अच्छी कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।